New story reborn to love my devil husband RS novel story। CH1 पुनर्जन्म। एक घने अंधेरे जंगल में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ अलग अलग तरह की आवाज आ रही थी जो कि उसे माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक और भयावह बना रही थी। इस जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था। उसी खंडहर में एक लड़की को जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा दयनीय हालत में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर रोज उसे लड़की के ऊपर बहुत जलैम किया जा रहा हो। वहां पर कोई भी रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो कि एक बैटरी की सहायता से लाइट प्रोवाइड कर रहा था। उसे खंडहर में इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे बल्ब की लाइट भी उसे अंधेरे को मिटा नहीं पा रही थी। वो लड़की के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी लेकिन उसके हाथ खुले हुए थे। वो धीरे धीरे करके जमीन से उठने की कोशिश करती है जिससे उसकी आह निकल जाती है, क्योंकि उसे लड़की के शरीर पर इतनी ज्यादा जख्म बने हुए थे कि उसकी स्किन तक अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जितनी भी स्किन उसकी दिखाई दे रही थी उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही होगी। लेकिन इसकी ऐसी हालत किसने कर दी थी? वो उसे खंडहर के एक अंदर वाले कमरे में जंजीर से बंधी हुई पड़ी हुई थी और वहां पर उसे बल्ब की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। जगह जगह पर उसके हाथ और पैरों पर जलने के निशान थे और चोट के निशान थे। कुछ ताज़ा थे तो कुछ कई दिनों पुराने थे। लाल बैंगनी कलर के निशान उसके हर एक शरीर के हिस्से पर बने हुए थे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहां पर एक हाई हील पहनी हुई बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लेकिन वो अपनी इस मुस्कान के पीछे भी अपनी घिन छुपा नहीं पा रही थी। उसे लड़की ने एक वन पीस व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसका कर्वे और सेक्सी फिगर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कोई भी अगर उसे गौर से देखा तो पता चला कि वो जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी वो इतनी खूबसूरत थी नहीं, बल्कि उसने अपने चेहरे पर इतनी ज्यादा मेकअप पूछ रखा था जिस वजह से वो ऐसी दिखाई दे रही थी। अगर कोई गौर से उसे देखा तो पता चला कि वो तो पूरी चलती फिरती मेकअप की दुकान थी। वो लड़की जो कि जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, वो अपने सामने खड़ी हुई उसे लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, त्रिशा अब तो मुझे जाने दो यहाँ से। अब तो तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया है। अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम्हें जो चाहिए था वह सब कुछ तुम्हें मिल गया है। तुमने मुझसे मेरी सारी दौलत छीन ली, मेरे अपने छीन लिए। अब और क्या बाकी रह गया है जिसके लिए तुमने मुझे अभी तक जिंदा रखा है? तुम मुझे मार क्यों नहीं देती हो? 2 सालों से तुमने मुझे यहाँ पर इस नरक की जिंदगी जीने के लिए बेबस किया है। प्लीज मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ इस जिंदगी को। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। दोस्त क्या, मैं तो तुम्हें अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो लड़की जो कि यहाँ पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि त्रिशा मलिक थी, जो कि सामने पड़ी हुई धनिया लड़की की कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। त्रिशा गुस्से और जलन से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या किया है तुमने मेरे साथ? मुझे वो हर वो चीज छीनी है तुमने जो कि मुझे चाहिए थी। बचपन से लेकर आज तक मुझे जो चीज पसंद आई है वो हर चीज तुम्हें मिली है। जब स्कूल में हुआ करते थे तो हर एक टीचर की तुम फेवरेट थी। जितने भी लड़के मुझे पसंद थे वो सब तुम्हें पसंद करते थे। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि आखिर तुम इतनी अमीर जो थी और मैं एक गरीब घर की लड़की क्या ही कर सकती थी। जब बड़ी हुई कॉलेज में गई तो वहां पर भी हर एक लड़का बस तुम्हारा ही दीवाना था। मैंने सोचा था कि कॉलेज में जाऊंगी तो किसी अमीर बंदे को पटाखे आराम की जिंदगी जंगी, लेकिन नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा चाहा था वह भी तुमसे ही प्यार करने लगा और यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पत्नी भी बना लिया और तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखने लगा। लेकिन इन सब पर मेरी क्या गलती थी? मैं किसी को क्यों नहीं पसंद आता हूँ? क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए, या फिर तुम इतनी ज्यादा अमीर थी इसलिए? लेकिन अब और नहीं, मैं इसे अपना दिमाग कहूंगी जिसके चलते आज मैंने यह मुकाम हासिल किया है। तुम बेवकूफ थी जो तुमने मुझ पर विश्वास किया और इसका नतीजा तुम आज अपनी जान देकर चुकाओगी। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम वहां नर्क में अकेले नहीं जाओगी। तुम्हारा वो डेविल पति भी तुम्हारे साथ आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने उसकी कार को ब्लास्ट करवा दिया है जिसमें हो तुम्हें पागलों की तरह अभी तक ढूंढ रहा था। ये सब कहने के बाद त्रिशा राक्षसों की तरह हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ज्यादा खतरनाक थी जिससे वो और भी ज्यादा डरावनी चुड़ैल लग रही थी। वही उसकी बात सुनने के बाद तो आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भले ही अर्जुन से कितनी ही नफरत क्यों ना करती हो लेकिन वो कभी भी उसकी करने की कामना नहीं करती थी। जबकि अर्जुन ने उसे जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन उसे आज तक इस बारे में पता नहीं था कि आखिरकार अर्जुन ने उससे शादी की ही क्यों थी। भले ही पहले वो अर्जुन से बहुत नफरत करती थी लेकिन अब धीरे धीरे करके उसकी नफरत की आग में बदल गई थी।
लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन को जो कुछ भी चाहिए था वो सब तो उसे पहले ही मिल चुका था। तो फिर वो इस तरह से क्यों ढूंढ रहा था, वह भी पिछले 2 सालों से। लेकिन जैसे ही उसके कानों में त्रिशा की अर्जुन को मारने की बात सुनाई देती है, उसका दिल धक से रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन जैसा इतना खतरनाक और पावरफुल इंसान इस तरह से मारा जाएगा। वो खुद किसी डेविल से कम नहीं था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने अपनी नजर तक उठा सके। तो फिर कैसे? आयशा गुस्से से घूमते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ये सब किया उसका मुझे समझ में आता है, लेकिन अर्जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसकी जान क्यों ले ली? त्रिशा जो कि पागलों की तरह हंस रही थी, आयशा की आवाज सुनकर वह अपना हंसना रुकते और मुस्कुराते हो उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्योंकि मुझे वह पसंद था, मुझे वह चाहिए था। लेकिन वह था कि उसने तो मुझे कभी एक नजर उठाकर देखा तक नहीं। पसंद तो वह तुम्हें भी नहीं करता था, लेकिन फिर उसने तुमसे शादी क्यों की, यह बात मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही है। और उससे भी बड़ी बात कि वो तुम्हें अब तक ढूंढ क्यों रहा था। चल छोड़ो, जो मेरा नहीं वो किसी और का भी नहीं, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और अब तुम चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम भी उसी के पास जाने वाली हो। अलविदा मेरा आखिरी, और हाँ, अपनी इस प्यारी दोस्त को नर्क में जाकर भूल मत जाना। ये कहने के बाद त्रिशा अपने साथ लाई हुई एक बोतल लेती है और उसे लेकर आयशा की तरफ बढ़ने लगती है। आयशा जब ये देखी है तो वो कोई भी ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करती है। हालांकि उसे पता चल गया था कि उसे बोतल में क्या है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी डर या घबराहट के भाव नहीं थे। उसकी आंखों में कुछ दिख रहा था, तो वह था बदला, गुस्सा और अपने अर्जुन के लिए प्यार, जिसे वह जीते जी कभी भी उसको बयान नहीं कर पाए। और अपने दुश्मनों पर अंधा विश्वास करने का दुख और एक बदले की आस। आयशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन ही मन भगवान से कहती है, भगवान, आज तक मैं आपसे कोई शिकायत नहीं की है। जो भी आपने मेरी जिंदगी में दिया है, जो कुछ भी आपने मुझे मेरी जिंदगी से जीना है, मैंने कभी इस बारे में आपसे कोई भी शिकायत नहीं की है। लेकिन आज मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने प्यार को वापस पाने का, अपने दुश्मनों के उनके अंजाम तक पहुंचाने का। ऐसा ये सब अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उसके सर के ऊपर कुछ गिरने लगता है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उसे बहुत ही असहनीय दर्द होने लगता है। क्योंकि जो त्रिशा उसके ऊपर डाल रही थी वो कोई पानी या पेट्रोल नहीं था, बल्कि तेजाब था, जो उसके सर से होते हुए उसके पूरे शरीर पर आ रहा था और उसके पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से झुलस रहा था। त्रिशा चाहती तो उसे जलाकर या फिर उसे गोली मारकर भी मार सकती थी, लेकिन वह आयशा की खूबसूरती से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और वह उसकी इस खूबसूरती को छीन लेना चाहती थी। इसलिए उसे करने का उसने ये रास्ता अपनाया था। आयशा की दर्दनाक चीखें और भी ज्यादा तेज हो जाती है और पूरे इलाके को डरा कर रख देती है। अगर कोई इंसान इन चीजों को सुन लेता तो उसकी रूह अंदर तक कम जाती, लेकिन इन चीजों का त्रिशा पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। आखिरकार उसने वो जो कर लिया था जो वह चाहती थी। अब ऐसा कि सारी प्रॉपर्टी उसकी थी जिसके लिए उसने बचपन से मेहनत की थी। आयशा की तड़प, उसकी चीज, उसका दर्द भगवान को भी रुलाने के लिए काफी था। आकाश में एक जोर की बिजली कड़कती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी बारिश की बूंदें आयशा और त्रिशा पर पड़ रही थी। रात एकदम काली गहरी थी। जब त्रिशा को ये पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही है, तब जाकर वह वहां से निकल जाती है। वही खंडहर के उसे कमरे में आयशा की लाश वैसे ही पड़ी हुई थी और उसके ऊपर पानी की इक्का दुक्का बूंदें गिर रही थी। एक चीख के साथ आयशा की आंख खुलती है, लेकिन वो कुछ सोचती या कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके होठों पर किसी के सख्त होंठ महसूस होते हैं और उसके लोअर पार्ट में बहुत ही असहनीय दर्द होता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। क्या उसने सपना देखा था? लेकिन वह सपना कैसे हो सकता था? पिछले 2 सालों से वह ये यात्राएं सह रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही तेजाब से जलकर उसकी मौत हुई थी, जिसका दर्द वह अभी तक महसूस कर रही थी। ये सब सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था और उसके साथ साथ उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर एक बार फिर से देखती है तो उसे एक बेहद ही खूबसूरत चेहरा अपने चेहरे के सामने दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि इस दर्द को ऐसा पहले भी महसूस कर चुकी थी और इस जगह को भी वो बहुत अच्छे से जानती थी। और यह चेहरा, वो अगर मर भी रही होती तब भी वह इस चेहरे को भूल नहीं सकती थी। CH2, मैं आज से आपको अपना पति मानती हूँ। क्या उसने सपना देखा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन वह सपना कैसे हो सकता था? पिछले 2 सालों से वह ये यात्राएं सा रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही तेजाब से जलकर उसकी मौत हुई थी, जिसका दर्द वह अभी तक महसूस कर रही थी।
ये सब सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था और उसके साथ साथ उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर एक बार फिर से देखती है तो उसे एक बेहद ही खूबसूरत चेहरा अपने चेहरे के सामने दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस दर्द को ऐसा पहले भी महसूस कर चुकी थी और इस जगह को भी वो बहुत अच्छे से जानती थी। और यह चेहरा वो अगर मर भी रही होती तब भी वो इस चेहरे को भूल नहीं सकती थी। यह कोई और नहीं बल्कि उसका पति अर्जुन कपूर था, जो कि उसके साथ पहली बार इंटीमेट हो रहा था। जब से उसने उससे शादी की थी तब से अर्जुन ने उससे ज्यादा बातें तो नहीं की थी और ना ही कभी उसने ऐसा दिखाया था जैसे कि वह उससे प्यार करता हूं। लेकिन जब वह पिछले 1 साल से इंडिया के बाहर था और जब वह वापस इंडिया आया था, सब अचानक से ही वह पहली बार उसके कमरे में आ गया था। और ऐसा कुछ सोचती या कुछ समझ पाती या उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही वह उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। ऐसा भी यह सब सो ही रही थी कि उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा रफ था उसके साथ। थोड़ी देर में ही वह वापस से बेहोश हो जाती है। अर्जुन ने उसे बेहोश होता हुआ देख लिया था लेकिन फिर भी वह उसके साथ प्यार होता रहता है और उसके लिप्स को वह किस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे खा जाना चाहता हो। यह ऐसा था जैसे कि कोई भूखा भेड़िया अपनी भूख बुझा रहा हो। लगभग सुबह के 3 बजे तक अर्जुन उसके साथ प्यार होता है। उसके बाद वह वहीं पर थक के आयशा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह धीरे धीरे करके आयशा की आंखें खुलती है। उसे अपने ऊपर धार महसूस होता है तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अर्जुन उसके सीने पर अपना कर रखकर आराम से सो रहा था। उन दोनों नहीं अभी कपड़े नहीं पहने थे और एक सफेद कलर की चादर से उन दोनों का शरीर ढका हुआ था। आयशा अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी क्योंकि वह ये तो जानती थी कि यह कोई सपना नहीं है। उसने जो पिछले 2 सालों से दर्द सही थी वह एक सपना महज कैसे हो सकता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका ध्यान अर्जुन के सोते हुए लेकिन खूबसूरत चेहरे पर था। उसका चेहरा अभी बर्फ की तरह ही शांत था। उसके काले घने बाल उसका माथे पर बिखरे हुए थे जिसमें उसका चार्मिंग चेहरा और भी ज्यादा चार्मिंग नजर आ रहा था। न जाने क्यों लेकिन आज 2 सालों बाद अर्जुन को अपने साथ देखकर आशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके माथे पर किस करके अपने मन में सोचती है, मुझे नहीं पता है कि भगवान ने मुझे ये दूसरा मौका क्यों दिया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ अपने आप से और आपसे कि जो जिंदगी हमारी पहले रही थी इस बार मैं उसे बदल दूंगी। मुझे नहीं पता है कि आपने मुझसे शादी क्यों की है, आपका इसके पीछे क्या मकसद था, लेकिन आज से और अभी से मैं आपको अपने मन से अपना पति मानती हूँ। मुझे पता है कि कल रात आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको ये करना पड़ा था। और मुझे ये भी पता है कि ऐसा किसने किया था। आयशा को याद आता है कि जब कृष्ण ने उसे किडनैप किया था उसके 2-3 महीने बाद ही एक बार फिर से उसने अर्जुन पर ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा की तरह अर्जुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था जिसका गुस्सा उसने उसे पर आकर उतरा था। और उसे दिन उसने आयशा को बहुत मारा था और उसने गुस्से में कहा था, पता नहीं खुद को समझता क्या है वह, यहाँ तक कि मैं तो उसे ट्रक भी दे दिया था लेकिन फिर भी वह मेरे पास ना आकर तुम्हारे पास चला और तुम्हारे साथ वो सब हरकत की जो वह मेरे साथ करता। उसे समय जब सुबह मैं तुम्हारी वो हालत देखी थी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इस वक्त तुम्हारी जान ले लेना चाहती थी, लेकिन वह वक्त बिल्कुल भी सही नहीं था और इसलिए ही मैं तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम बेवकूफ लड़की, तुमने अर्जुन की उसे हरकत को गलत समझ लिया। तुम इतना भी नहीं सोच पाए कि इंसान ने शादी करने के बाद 1 साल तक तुम्हें छुआ तक नहीं था। वह अचानक से तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। ये तुम ही थी जो मुझे अपनी हेल्प करने के लिए अपने घर लेकर आई थी और मैंने एक नौकर को पैसे देकर उसके खाने में ड्रग मिलवा दिया था। मुझे लगा था कि ट्रक का असर होने के बाद वह अपने होस्ट हो बैठेगा, उसके बाद मैं उसके साथ वो सब कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, वो तो तुम्हारे पास चला गया। आयशा जब उसकी यह सारी बातें सुनती है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन के साथ ये सब किया गया था। उसे भी हमेशा से यही लगता था कि अर्जुन इस तरह का इंसान कभी नहीं है कि उसके साथ जबरदस्ती करे। अर्जुन ने उसके साथ बस एक ही बार जबरदस्ती की थी जब उसने उससे शादी की थी। उसे टाइम आयशा को लगा था कि वह उससे इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा अमीर है और उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। लेकिन शादी करने के बाद जब वह उसे अपने घर लेकर गया था तब उसे पता चला था कि अर्जुन कोई आम इंसान नहीं है, वह इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का जाना माना बिजनेस टाइकून है। अर्जुन का नाम तो बहुत सुना था लेकिन अर्जुन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं था। लेकिन शादी करने के बाद भी उसने कभी भी उसके साथ ज्यादा बात नहीं की थी। जो भी उसे चाहिए होता था उसके लिए पहले ही वहां पर एक केयर टेकर रखी गई थी
उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो सब कुछ उसे अर्जुन के घर में मिलता था। यहाँ तक कि उसने उसे सब कुछ करने की आज़ादी दी थी, बस वह उसे छोड़कर जा नहीं सकती थी और कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती थी। शादी होने के 2-3 दिन बाद ही वो वहां से चला गया था। अर्जुन कहाँ पर गया था ये तो किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि आयशा को भी नहीं। लेकिन 1 साल बाद जब वह वापस लौटा था तो अगले ही दिन उसने उसके साथ यह हरकत की थी। जब अगले दिन वह उठी थी तो उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसके पूरे शरीर पर अर्जुन के लव बाइट के निशान बने हुए थे। लेकिन आयशा की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वो बेड पर बैठे हुए ही रो रही थी। तब वहां पर त्रिशा आई थी और वो उसकी इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपने चेहरे पर नकली भाव लाते हुए आयशा की तरफ जाती है और कहती है, आयशा मैं हमेशा से जानती थी कि अर्जुन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह इतना ज्यादा घटिया होगा। वो किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? देखा जाए तो उसने तुम्हारा रेप किया है, लेकिन हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि अगर हमने उसके खिलाफ कुछ भी कदम उठाया तो वह हमारे ही खिलाफ होगा। पुलिस सिस्टम यहाँ तक कि पॉलिटिक भी उसके मुट्ठी में है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मुझे पता है कि तुमने मुझे बताया है कि तुम उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं दे सकती हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हारे माँ बाप की मेहनत से कड़ी की गई कंपनी को बर्बाद कर देगा और इसलिए ही तुम अब तक उसे झेल रही हो। लेकिन इसके अलावा वो तुम्हारी हर बात मानता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम उसके साथ इसी तरह से अकेले रही तो वह पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या क्या करेगा। आयशा ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे भी यही लग रहा था कि अर्जुन एक नंबर का घटिया इंसान है जिसने उसके साथ ये सब किया था, क्योंकि उसे ये तो पता नहीं था कि अर्जुन के साथ क्या हुआ था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से अर्जुन की तरफ देखती है तो उसकी आंखें धीरे धीरे करके खुलने वाली होती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। अर्जुन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसे अपनी बाहों में सोता हुआ देखा है। उसी के चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है। वो धीरे से आयशा को अपने ऊपर से उठता है और उसे बगल में लिटा देता है और उसे चादर से ढककर पास में पड़ी हुई अपनी पेंट उठाता है और उसे पहन लेता है। उसके बाद वह एक नजर आए ऐसा को देखा है और फिर तुरंत ही मुड़कर उसे कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद वह उसे एक बार देखा तक नहीं है। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे ही आयशा के कानों में पड़ती है वह तुरंत ही बेड पर से उठ जाती है। लेकिन तभी ही उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि यह बात तो वह भूल ही गई थी कि कल रात उसके और अर्जुन के बीच क्या हुआ था। ये सब याद करते हुए आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसका चेहरा टमाटर की तरह शाम की वजह से लाल हो जाता है। वह जैसे तैसे करके चादर को अपने पूरे शरीर पर लपेटती है और धीरे धीरे चलकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। ये बाथरूम बहुत ज्यादा बड़ा था और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर भी लगा हुआ था, जहाँ पर इस वक्त ऐसा खड़ी हुई थी और अपने आप को ही देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसको पुनर्जन्म मिला है। भगवान ने सच में उसे एक दूसरा मौका दिया है अपनी जिंदगी को सुधारने का और अपने दुश्मनों को जहन्नम पहुंचने के लिए। आज का दिन आयशा को हमेशा याद था, क्योंकि यह पहली बार था जब अर्जुन उसके साथ प्यार हुआ था। उसके बाद वह उसे लेकर उसके अपने घर चला गया था जहां पर उसका परिवार रहता था, क्योंकि ऐसा उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। अर्जुन उसे वहां छोड़ने के बाद तुरंत ही वहां से चला गया था और उसके बाद आयशा ने उसे कभी दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यहाँ तक कि मरते समय भी उसने उसे बहुत याद किया था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई थी। वो इस वक्त अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसका शरीर दूध की तरह सफेद था और लाभ अर्जुन के बने हुए लव बाइट साफ साफ उसके शरीर पर दिखाई दे रहे थे। वह अपने हाथ पैरों को देखते हैं तो वो एकदम खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उसे पर जलने या काटने का कोई भी निशान नहीं था। उसकी स्किन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ थी। उसका चेहरा परियों से भी ज्यादा खूबसूरत था। यह आज की डेट थी 15 सितंबर 2023। CH3 लीगली मैरिड वाइफ अर्जुन उसे वहां छोड़ने के बाद तुरंत ही वहां से चला गया था और उसके बाद आयशा ने उसे कभी दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यहां तक कि मरते समय भी उसने उसे बहुत याद किया था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई थी। वो इस वक्त अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसका शरीर दूध की तरह सफेद था और लाभ अर्जुन के बने हुए लव बाइट साफ साफ उसके शरीर पर दिखाई दे रहे थे। वह अपने हाथ पैरों को देखते हैं तो वो एकदम खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उसे पर जलने या काटने का कोई भी निशान नहीं था। उसकी स्किन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ थी। उसका चेहरा परियों से भी ज्यादा खूबसूरत था। यह आज की डेट थी 15 सितंबर 2023। आयशा अपने सामने देखती है और उसकी आंखों में इस वक्त एक चिंगारी दिखाई दे रही थी।
वो अपने आप से वादा करती है कि इस बार वो किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और हर एक इंसान से चुन चुनकर बदला लेगी। उसके बाद वो जल्दी से सवार लेती है और अपने रूम में आ जाती है। जब वो रूम में आती है तो अपने पूरे कमरे को ध्यान से देखती है। आज पूरे 3 साल बाद यहाँ पर आई थी। आज से 1 साल तक वो अर्जुन के खानदानी घर में रही थी और उसके बाद उसने खुद ही अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी त्रिशा की बातों में आकर, और तब से ही उसकी जिंदगी की नरक की यात्रा शुरू हो गई थी। वो अपने कमरे को ध्यान से देख रही थी, वहां की रखी हुई हर एक चीज को वो देख रही थी। ये रूम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और इसका कलर व्हाइट एंड ग्रे कलर की थीम में था, जो कि इस रूम को और भी ज्यादा क्लासी लुक दे रहा था। इस रूम में एक बहुत ही बड़ा बेड था जिस पर व्हाइट कलर का गद्दा लगा हुआ था और साथ में ग्रे कलर की चादर थी और ग्रे कलर के ही उसमें 4-5 तकिए रखे हुए थे। लेकिन वह बेड अभी पूरी तरह से खाली था और उसे बेड पर अभी भी कल रात की निशानियां देखी जा सकती थी। उसे सफेद कलर की गद्दे पर व्हाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी जहां पर जगह जगह पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो कल रात इस कमरे में क्या हुआ था उसे चीज की गवाही दे रहे थे, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे याद आता है जब पिछले जन्म में उसके साथ यह हुआ था। उसे समय वो दोपहर के 12 बजे उठी थी और तब तक अर्जुन वहां से जा चुका था। उसे अर्जुन से बात करने का मौका तक नहीं मिला था इस बारे में। उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर त्रिशा आ गई थी और उसने उसके खिलाफ उसे भड़का दिया था, और वो उसकी भड़काव्या में इस कदर आ गई थी कि उसने जब रात को अर्जुन वापस लौटा था तब उससे बहुत लड़ाई की थी और उसे कहा था कि वो उसके साथ यहाँ पर इस घर में अकेले नहीं रहना चाहती है। अर्जुन चुपचाप से उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। सारी बातें खत्म होने के बाद बस उसने इतना कहा था, तुम जो चाहती हो वही होगा, बैग पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं। इतना कहने के बाद अर्जुन सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद ऐसा अपने कपड़े पैक करके हाल में आती है और अर्जुन उसे वहां पर से लेकर अपने पुश्तैनी घर चला जाता है। वहां पर उसे छोड़कर फिर हमेशा हमेशा के लिए कहीं पर चला गया था और तब से उसने अर्जुन को दोबारा कभी भी नहीं देखा था। ये सब याद करके आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ही गलती थी जो उसने एक बार भी इस बारे में अर्जुन से बात तक नहीं की थी और त्रिशा के बहकावे में आ गई थी। क्योंकि पिछले 1 साल से अगर अर्जुन चाहता तो उसके साथ बहुत कुछ कर सकता है, वो उसकी लीगली मैरिड वाइफ थी। अभी सुबह के 9 बजे थे। आयशा फटाफट से तैयार होकर लिविंग हॉल की तरफ जाती है क्योंकि इस वक्त उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और उसे सच में कुछ अच्छा खाना था, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने कुछ भी अच्छा नहीं खाया था। त्रिशा उसे हमेशा सदा गला खाना ही देती थी और बासी खाना नहीं देती थी खाने के लिए। जब वो लिविंग हॉल में पहुंचती है तो वहां पर उसे डाइनिंग एरिया में अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जब आयशा उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। अर्जुन ने इस वक्त अपने ऑफिस के जाने के लिए कपड़े पहने हुए थे, जो कि फॉर्मल 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो कहर ढा रहा था। आखिर था ही वो इतना हैंडसम कि कोई लड़की अगर उसे एक बार देखे तो बस देखते ही रह जाए। आयशा अपने मन में सोचती है, यार ऐसा तो पिछले जन्म में सच में एक नंबर की डफर थी। यार तेरा हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम है, क्या हुआ अगर उसने जबरदस्ती शादी कर ली तो? आखिर ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तो लड़कियां मारती होगी, और यहाँ तो तुझे बैठ बैठ ही इतना हैंडसम और अमीर पति मिल गया था, तो तेरी अकल पर क्या पत्थर पड़ गई थी? वो ये सब सोचते सोचते ही डाइनिंग एरिया की तरफ जाती है और वहां पर जाकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अर्जुन से नजरें मिलाने में बहुत शर्म आ रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसकी और अपनी नजरें उठाकर भी देखें। अर्जुन अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था जब उसे एहसास होता है कि ऐसा यहीं पर आई है और उसके बगल में बैठी है, तो वह एक नज़र उठाकर उसे देखा है, उसके बाद वापस से अपने फोन में कुछ काम करने लगता है। आयशा ने भी अर्जुन को देख लिया था कि उसने उसे देखा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं था, जिसे देखकर वो अपना मुंह बना लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी वहां पर कमला आंटी आती है, जो कि इकलौती फीमेल एम्प्लॉय थी यहाँ पर, जिन्हें स्पेशली उसके लिए ही रखा गया था। आयशा बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो हमेशा ही कमल को अपनी माँ की तरह ही मानती थी, क्योंकि आयशा ने अपनी माँ बाप को 17 साल की उम्र में ही खो दिया था और उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा था, और जो रिश्तेदार उसके थे वो सिर्फ नाम के रिश्तेदार थे, जो कि उसे रिश्तेदारी इसलिए निभाते थे ताकि वो उसकी दौलत हत्या सके, जिसे आयशा बहुत पहले ही समझ चुकी थी, और इसलिए उसने कभी उन नकली रिश्तेदारों को घास तक नहीं डाली थी। लेकिन वो अपनी दोस्त पर बहुत भरोसा करती थी कि दुनिया में कोई भी रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता सबसे महान होता है, जिसे हम खुद अपने आप सुनते हैं। लेकिन आयशा की किस्मत इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसने दोस्ती में ही सबसे बड़ा धोखा खाया था।
ऐसा ये सब सो ही रही थी कि तभी कमला आंटी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जिसे देखकर तो आयशा का मुंह ही बन जाता है। वह एक नज़र अपने नाश्ते को देखते हैं और फिर बाद में अर्जुन की प्लेट में देखती है। और वह बेचारी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अर्जुन जो ब्रेकफास्ट कर रहा था वह इटालियन पास्ता और साथ में कोल्ड कॉफी एंजॉय कर रहा था। वही कमल आंटी ने जो उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए जो ब्रेकफास्ट दिया था वह था वेजिटेबल सलाद, दलिया और एक गिलास दूध। आयशा मुंह बनाकर कमला आंटी की तरफ देखती है और कहती है, आंटी मुझे भी टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट करना है, आपको पता तो है मैं इस तरह का ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, फिर भी आप मेरे लिए ये घास को लेकर आए हैं अपने अर्जुन को तो। इतना कहते कहते आयशा रुक जाती है क्योंकि अर्जुन का नाम लेते ही अर्जुन उसकी तरफ घूरकर देख रहा था, जिसे देखकर वह चुप हो जाती है। ये कहना चाहती थी कि आपने अर्जुन को तो इतना अच्छा नाश्ता दिया है और मुझे ये घास फूस खाने के लिए दे रही है, मुझे भी वही ब्रेकफास्ट खाना है जो कि अर्जुन खा रहा है। अर्जुन जब आयशा के मुंह से अपना नाम सुनता है तो एक पल के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा कभी भी उससे बात नहीं करती थी और आज पहली बार वह उससे ब्रेकफास्ट के लिए लड़ रही थी, यह बहुत ही बड़ी बात थी। अर्जुन ध्यान से आयशा को इस वक्त देख रहा था। उसे आज ऐसा कुछ बदली बदली दिखाई दे रही थी। अर्जुन अपने मन में सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कल रात उन लोगों के बीच में कुछ हुआ था, शायद इसकी वजह से आयशा इस तरह का व्यवहार कर रही है। वही कमल आंटी जब आयशा की ऐसी बच्चों वाली बातें सुनती है तो वह एक नजर उठाकर अर्जुन को देखते हैं, क्योंकि कमला आंटी को तो पता था कि आयशा कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाती थी, वह हमेशा ही ओली और जंक फूड खाना पसंद करती थी। लेकिन फिर भी आयशा के फिगर पर इस बात का कोई भी असर दिखाई नहीं देता था, वह हमेशा ही स्लिम ट्रिम पतली और उसका फिगर बहुत ही ज्यादा सेक्सी था। कमला आंटी ये देखकर हैरान रह जाती थी कि आयशा कभी भी हेल्दी खाना ना खाते हुए भी उसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे थी। अर्जुन जब आयशा की ऐसी बात सुनता है तो वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, अभी तुम्हें हेल्दी खाना खाने की जरूरत है और खाना खाने के बाद ये टैबलेट ले लेना। इतना कहने के बाद अर्जुन अपने पॉकेट में से एक दवा निकलता है और उसे आयशा के सामने रख देता है। आयशा जब उसे दवा को देखते हैं तो वह एक पेन किल थी। ऐसा जब खुलेआम अर्जुन की ऐसी बातें सुनती है तो शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अर्जुन कल रात की ही बात कर रहा था, क्योंकि कल रात वह और अर्जुन जब इंटीमेट हो रहे थे तब वह बीच में ही बेहोश हो गई थी। कमला आंटी ने भी उन दोनों की यह हरकतें देख ली थी क्योंकि जब ऐसा नीचे आ रही थी तो उसने अपने लव बाइट को छुपाने के लिए स्कार्फ और लिया था, लेकिन जब वह ऐसी बच्चों वाली हरकत कर रही थी तो अचानक से उसका हाथ लगने की वजह से इसका थोड़ा सा साइड हो जाता है, जिसकी वजह से कमला आंटी ने उसकी गर्दन पर लव बाइट के निशान देख लिए थे। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी महसूस होती है कि अर्जुन और उन दोनों का रिश्ता सुधार रहा है। अर्जुन आयशा को एक नजर देखा है, उसके बाद वह अपनी जगह से खड़ा होता हुआ वहां से बिना कुछ बोल ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस वक्त 11 बजे बजने वाले थे। आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह हो गई है और त्रिशा इसी घर में रहती थी उसके साथ, तो वह अभी तक उससे मिलन क्यों नहीं आई है। जबकि उसकी पिछली जिंदगी में तो जब वह दोपहर के 12 बजे सोकर होती थी उसी टाइम पर वह अपने कमरे में ही थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि इस वक्त त्रिशा कहां पर गई थी। जब आयशा से और रहा नहीं जाता है तो वह कमला आंटी से त्रिशा के बारे में आखिरकार पूछ ही लेती है। कमला आंटी उसके सवालों का जवाब देते हुए कहती है, बेटा त्रिशा बिटिया तो कल रात ही यहाँ से कहीं पर चली गई थी, वह जब जा रही थी तब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैंने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था और गुस्से से कर लेकर कहीं पर निकल गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी है। मुझे उनकी चिंता हो रही है क्योंकि कल रात में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, कहीं उन्होंने कुछ करना लिया हो। चफोर त्रिशा का भड़कना और आयशा का करारा जवाब। जबकि उसकी पिछली जिंदगी में तो जब वह दोपहर के 12 बजे सोकर होती थी उसी टाइम पर वह अपने कमरे में ही थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि इस वक्त त्रिशा कहां पर गई थी। जब आयशा से और रहा नहीं जाता है तो वह कमला आंटी से त्रिशा के बारे में आखिरकार पूछ ही लेती है। कमला आंटी उसके सवालों का जवाब देते हुए कहती है, बेटा त्रिशा बिटिया तो कल रात ही यहाँ से कहीं पर चली गई थी, वह जब जा रही थी तब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैंने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था और गुस्से से कर लेकर कहीं पर निकल गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी है। मुझे उनकी चिंता हो रही है क्योंकि कल रात में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, कहीं उन्होंने कुछ करना लिया हो। कमला आंटी की बात सुनने के बाद आयशा अभी सोच में पड़ जाती है कि रात को वह कहां पर गई होगी, क्योंकि जितना उसे अपने पिछले जन्म से याद था तब उसने बताया था कि उसने ही अर्जुन को ड्रग दिया था ताकि वह उसके साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन उसका वह मकसद तो पूरा हो नहीं पाया था, जाहिर सी बात है आयशा की वजह से ही।
लेकिन अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया तो पूरी रात गई कहां पर थी। अपने पिछले जन्म में वह दोपहर को होती थी और उठने के तुरंत बाद ही वह उससे मिलने के लिए आ गई थी। वह टाइम पर ध्यान देती है तो इस वक्त 11:15 बजने वाले थे। उसे टाइम पर उसे 12 बजे की करीब पर मिलने आई थी। वह भी यह सब सो ही रही थी कि तभी अचानक से घर की बेल सुनाई है और एक सर्वेंट जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसे त्रिशा दिखाई देती है। त्रिशा ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर हमेशा की तरह भर भर के मेकअप किया हुआ था और ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी। दिखने में वह भी खूबसूरत थी, लेकिन दूर से ही अगर कोई पास जाकर देखे तब जाकर पता चलेगा को कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती का पर्दा 2 मिनट में सामने आ जाएगा। त्रिशा जब अपने सामने आयशा को सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं तो वह भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन तुरंत ही अपने चेहरे को ठीक करती है और उसके पास जाती है। त्रिशा ऐसा को इस वक्त बहुत ध्यान से देख रही थी और उसे देखकर ही और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आयशा के शरीर पर अभी लव बाइट के निशान थे जो कि साफ दिख रहे थे, जिसे देखकर त्रिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कहाँ उसने ये प्लान अपने लिए बनाया था ताकि वह अर्जुन के साथ हो सके। और जब वह इस बारे में आयशा को बताएगी तो ऐसा खुद ही अर्जुन की जिंदगी से चली जाएगी और अर्जुन को भी उससे शादी करने के लिए राजी कर लेगी। लेकिन उसका प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि अर्जुन तो उसके पास आया ही नहीं था। इनफैक्ट जब रात को वो ट्रक के नशे में आयशा की कमरे की तरफ जा रहा था, तब अर्जुन को सहारा देने के बहाने से त्रिशा उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन एक धक्के से उसे नीचे गिरा देता है और बिना उसके ऊपर ध्यान दिए आयशा के कमरे में चला जाता है। त्रिशा ने भी कल रात थोड़ी सी ड्रग ले ली थी ताकि वो अच्छे से अर्जुन के साथ एंजॉय कर सके, लेकिन उसका प्लान तो बर्बाद हो गया था और अर्जुन वहां पर था नहीं और ट्रक का नशा उसके शरीर में धीरे धीरे करके होने लगता है। इसलिए वो वहां से कहीं ऐसी जगह पर चली जाती है जहां पर वह अपने शरीर की गर्मी को शांत कर सके, और इसलिए ही वो पूरी रात वहां पर नहीं थी और अभी वो लौटी थी और उसने हमेशा की तरह अपने दिमाग में आयशा को भड़काने के लिए प्लान रेडी कर रखा था। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने होश में आती है। ऐसा बोलती है, त्रिशा तुम पूरी रात कहाँ पर थी? अभी कमला आंटी ने मुझे बताया कि तुम कल रात की बहुत गुस्से में थी और बहुत परेशान भी थी। उन्होंने तुमसे पूछा भी था लेकिन तुमने उनको कुछ भी बताया नहीं था और घर से बाहर निकल गई थी। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? कुछ हुआ है क्या जो तुम मुझे बताना चाहती हो? आयशा एक के बाद एक सवाल त्रिशा से कर रही थी। वही त्रिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सवालों का क्या जवाब देना है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि जिस हिसाब से हैवी डोज अर्जुन को दिया था, आयशा लगभग दोपहर तक उठेगी नहीं, क्योंकि वह भी जानती थी कि आयशा का फर्स्ट टाइम था और इसलिए ही वो सुबह जल्दी ना जाकर आराम से आई थी। त्रिशा जल्दी से उसके बगल में बैठी है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कल रात मुझे भाई का फोन आया था, कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। वैसे जब मैं कल बाहर जा रही थी तो मैं अर्जुन को आते हुए देखा था। पूरे 1 साल बाद वापस यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा नशे में है। जब मैंने देखा कि वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कमरे में ही जा रहा है तो मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमसे कोई प्यार तो करता नहीं है और पिछले 1 सालों से उसने तुम्हारी खबर तक नहीं ली थी। तो अब अचानक से इतने नशे की हालत में वो तुम्हारे कमरे में क्या करने जा रहा था, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई और फिर मुझे भाई का फोन आ गया था, जिन्होंने मुझे अचानक से वहां पर बुला लिया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तुम ठीक तो हो ना? ये सब कहने के बाद त्रिशा आयशा की तरफ देखती है और उसके शरीर पर बने हुए निशानों को देखकर कहती है, मुझे हमेशा से ही पता था कि वो एक नंबर का लड़की बाज इंसान है। दिखाओ उस हैवान ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये सब कहते वक्त त्रिशा बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में आयशा के लिए बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। लेकिन आयशा इस बार उसकी एक्टिंग और उसकी झूठ को अच्छे से देख पा रही थी। हाँ, त्रिशा दुखी जरूर थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आयशा के साथ ये सब हुआ था और इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कल रात अर्जुन ने उसको छोड़कर उसके साथ वो सब किया था। आयशा अपने मन में सोचती है, ये कितनी ज्यादा फेक है। क्या फायदा है ऐसा तेरा इतना अच्छा स्टूडेंट होने का और इतनी अच्छी बिजनेस वुमेन होने का, जब तेरा दिमाग इतना नहीं चला कि तेरे सामने बैठी हुई है लड़की कितनी ज्यादा मक्कार है। लोग बकसाची कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब हम जरूर से ज्यादा किसी पर विश्वास करने लगते हैं तो वह अंधविश्वास की तरह हो जाता है, फिर हमें उसकी गलतियां दिखाई देने के बावजूद भी उसकी गलतियां दिखाई नहीं देती है। शायद यही मेरे साथ भी हुआ था, पर इस बार नहीं। आयशा बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जब वो त्रिशा के मुंह से अर्जुन के लिए घटिया शब्द सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम हो एक नंबर की घटिया लड़की, और खबरदार जो तुमने मेरे अर्जुन को ये सब कहने की कोशिश भी की तो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और मुझे पता है कि कल रात तुमने उसे ट्रक दिया था और उसके चक्कर में ही उसने मेरे साथ वो सब किया, वरना वो मेरे साथ कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। तुम खुद उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी, लेकिन जरूर उन्होंने ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। आखिर तुम इतनी ज्यादा भूतनी जैसी जो दिखती हो, इतना सारा मेकअप लगाने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम खूबसूरत हो जाओगी? त्रिशा तो अपनी आंखें पड़े उसे देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसके सामने थी वो वही है जो हमेशा उसकी बातों पर आंख बंद कर विश्वास करती है, और आज इतना सब कुछ बिना सोचे समझे उसे सुन रही है, वह भी सिर्फ उसे अर्जुन के लिए। त्रिशा आसपास दिखती है तो वहां पर जितने भी सर्विस मौजूद थे वह सब उसे पर मुंह दबाकर हंस रहे थे, जिसे देखकर त्रिशा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से घूरते हुए आशा की तरफ देखती है और कहती है, ऐसा तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो मुझसे? और वैसे भी मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। तुम्हें भी याद नहीं है कि अर्जुन ने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी और शादी करने के 2 दिन बाद ही वह वहां से चला भी गया था, यहाँ तक कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि वह कहाँ पर गया था। और अब 1 साल बाद वह वापस आया और उसने आते ही तुम्हारे साथ ये सब किया है। वो सच में एक नंबर का घटिया इंसान। तुम क्यों उसकी असलियत देख नहीं पा रही हो? और वैसे भी तुम तो उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी और शादी करने के लिए तुम्हें धमकी भी दी थी। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? त्रिशा ये सब बहुत गुस्से में कह रही थी और गुस्से में ही वह आयशा की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उससे बहुत नजदीक थी। आयशा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि एक तो हो पहले से ही उसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। पिछले 2 सालों से उसने उसे न की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था, यहाँ तक कि उसने अर्जुन को भी मार डाला था, और अब वो अर्जुन के खिलाफ इतना सब कुछ कह रही थी तो उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? ऐसा गुस्से में आगे बढ़ती है और त्रिशा के गाल पर 4-5 कहते लगातार मार देती है, जिससे त्रिशा का चेहरा एक और झुक जाता है और उसे गाल पर लगातार चांटे पड़ने की वजह से पूरा गाल सूज गया था और लाल हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ऐसा हमेशा उससे इतने प्यार से पेश आती थी, हमेशा उसे अपनी बहन की तरह मानती थी, कभी भी उसकी बातों को टालती नहीं थी, आज अचानक से इस आयशा को क्या हो गया है? वही यह सारा नजारा देखकर घर के नौकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ में उन्हें बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि त्रिशा आयशा का फायदा उठाने की कोशिश करती थी हमेशा, लेकिन ऐसा कभी भी इस बात को समझ नहीं पाती थी, और वो जो करती थी उसकी सारी बातें मन भी जाया करती थी। आयशा आयशा क्या हुआ तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? वैसे तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, चलो मेरे साथ। आयशा को जैसे ही त्रिशा की आवाज सुनाई देती है वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आती है, और तब जाकर इस यकीन होता है कि जो कुछ भी अभी उसने त्रिशा के साथ किया था वो सब कुछ एक सपना था जो उसके साथ करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी त्रिशा रफा दफा नहीं करना चाहती थी, वो उसे अच्छे से बदला लेना चाहती थी। वो उसकी इतनी आसान मौत नहीं मारेगी, बल्कि चुन चुन के उसकी मौत का बदल देगी और अपनी अर्जुन की मौत का बदला लेगी। इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी वो उसे जाने नहीं देगी। CH5 लव बाइट के निशान। आयशा आयशा क्या हुआ तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? वैसे तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, चलो मेरे साथ। आयशा को जैसे ही त्रिशा की आवाज सुनाई देती है वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आती है, और तब जाकर इस यकीन होता है कि जो कुछ भी अभी उसने त्रिशा के साथ किया था वो सब कुछ एक सपना था जो उसके साथ करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी त्रिशा रफा दफा नहीं करना चाहती थी, वो उसे अच्छे से बदला लेना चाहती थी। वो उसकी इतनी आसान मौत नहीं मारेगी, बल्कि चुन चुन के उसकी मौत का बदल देगी और अपनी अर्जुन की मौत का बदला लेगी। इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी वो उसे जाने नहीं देगी। आयशा त्रिशा की आवाज सुनने के बाद अपने होश में आती है और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अर्जुन को एक मौका दे देना चाहिए, आखिर वह मेरा हस्बैंड है। हम आना कि उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसने आखिरकार मुझसे शादी की ही क्यों है, लेकिन मेरे माने और न मानने से कुछ होने वाला तो है नहीं, और ना ही मैं उसे डाइवोर्स दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसे कई बार डाइवोर्स देने की कोशिश की है लेकिन वो कभी भी मुझे डाइवोर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। और कल रात के बाद मुझे लगता है कि मुझे उसे एक मौका दे देना चाहिए।
उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद त्रिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से घूरते हुए आयशा की तरफ देखती है और कहती है, ऐसा तुम क्या पागल हो गई हो क्या, बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मुझे एक मौका देना चाहती हो उसे इंसान को जिसने तुमसे जबरदस्ती शादी की और कल रात तुमसे जबरदस्ती करके तुम्हारे साथ संबंध भी बनाए। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद ऐसा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और उसे सच में लग रहा था कि खींचकर थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दे मारे, लेकिन वह भी ऐसा कर नहीं सकती थी। इसलिए वह जैसे तैसे अपने आप को शांत करती है और मुस्कुराकर त्रिशा की तरफ देखती है और कहती है, हमें जानती हूँ जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, और वैसे भी तू ही बता और मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उसे एक मौका दे देना चाहिए। और एक और बात, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफ हुई हो, तुम्हें मेरी वजह से ही अपना काम धंधा छोड़कर मेरे पास यहाँ पर रहना पड़ रहा था। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं अर्जुन के साथ अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहती हूँ और तुमसे समझ सकती हो, जानवर कोई बाहर वाला हम दोनों के बीच में होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आई होप कि तुम समझ सकती हो। उसकी बातें सुनने के बाद तो त्रिशा का टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह आयशा की और ऐसी बातें सुनेगी तो जरूर उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन वह आयशा को रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा को ज्यादा रोकने की कोशिश की तो कहीं आयशा को उसे पर शक ना हो जाए। बस इस बात को सोचकर वह आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, देख, ऐसा तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा और तू चिंता मत कर, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो बस तेरी खुशी चाहती थी और तू यहाँ पर अकेली रहती थी, इसलिए मैं तेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए आ गई थी ताकि तुझे अकेलापन फील ना हो। लेकिन अब जब तू चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, हमेशा ये याद रखना कि यह तेरी दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेगी। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो तो बस एक कॉल करना, मैं एक कॉल पर ही तेरे पास आ जाऊंगी। उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर आयशा को उसकी एक्टिंग की डांट देनी पड़ती है। आखिरकार किसी एक्टिंग के बाल जूते पर ही तो उसने आयशा को पिछली जिंदगी में बेवकूफ बना दिया था। अगर आयशा का पुनर्जन्म नहीं हुआ होता और अब उसे नहीं पता होता कि त्रिशा कितनी ज्यादा एहसान फरामोश और घटिया किस्म की लड़की है, तो वह अभी उसके एक्टिंग के झांसे में आ जाती। लेकिन भगवान का शुक्र है, फिर उन्होंने उसे पुनर्जन्म दिया और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है, और इस बार वह अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देगी। आयशा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तुझे तो पता ही है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, जिसके लिए तू भी मेरे साथ कंप्लीट कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ऑफिस निकलना होगा ताकि मैं फटाफट से अपना काम खत्म कर सकूं। 2 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है। क्या आखिर यह प्रोजेक्ट किस मिलेगा? गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से यह प्रोजेक्ट निकाल जाए। प्रोजेक्ट की बात सुनकर तो त्रिशा की आंखों में चमक आ जाती है और वो जल्दी से आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी यही लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम खत्म कर देना चाहिए। मैं भी निकलती हूँ। उसके जाने के बाद त्रिशा को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था पिछली जन्म की नादानियां पर, क्योंकि यह खुद आयशा ही थी जिसे त्रिशा की मदद की थी और उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी ताकि वह अपने खुद के बदबूडे पर अपनी कंपनी खड़ी कर सके। लेकिन त्रिशा इतनी ज्यादा एहसान फरामोश थी कि उसने आयशा की कंपनी में अपने कुछ जासूसों को छोड़ रखा था ताकि जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता था तो आयशा की कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन चुराकर उसे दे दिया करते थे, जिसके चलते आयशा को कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट मिला ही नहीं था। आयशा ने इस बार त्रिशा के सामने इस प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बात की थी क्योंकि वह जानती थी कि इस बार भी वह अपनी इसी घटिया तरीके से इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी अपने उन खुफिया जासूसों से। लेकिन इस बार उसका कोई भी तरीका कम नहीं आने वाला था, क्योंकि वो हर एक इंसान को जानती थी कि कौन उसकी तरफ है और कौन उसके खिलाफ है। जब त्रिशा वहां से जा रही थी तो ऐसा उसे दिन भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन जब वो आसपास दिखती है तो तुरंत ही अपने चेहरे को नॉर्मल कर लेती है और उसके बाद वो ऊपर चली जाती है और वहां जाकर अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही उसका ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहा था। ये बॉडीगार्ड अर्जुन ने ही उसके लिए हायर किया था। वह कभी भी इसे ढंग से बात नहीं करती थी और ना ही कुछ इसके लिए करती थी, लेकिन फिर भी वह बॉडीगार्ड हमेशा ही उसके पीछे साए की तरह लगा रहता था। जब पिछली जन्म में आयशा का किडनैप हुआ था तब इस बॉडीगार्ड ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन त्रिशा के आदमियों ने इसे गोलियों से चली कर दिया था और वहीं पर ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो गई थी और उसके बाद ही त्रिशा आयशा को किडनैप कर पाई थी। ऐसा जब अपने बॉडीगार्ड को अपने सामने देती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
क्योंकि आखिरकार उसकी वजह से ही इसकी मौत हुई थी, जबकि वो तो कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने आयशा को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। आयशा को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने आखिरकार उससे शादी की ही क्यों थी, और शादी करने के बाद भी उसने कई बॉडीगार्ड उसके पीछे लगा रखे थे। कई बॉडीगार्ड ऐसे थे जो कि उसको अंदर कर होकर प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इस जिंदगी में उसे सब कुछ पता था। अगर वो इस बात का खुलासा करती है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार उसे इस बारे में पता कैसे चला, और अगर वो अपने पुनर्जन्म की बात किसी को बताएगी भी तो कोई भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जब वो कर के पास पहुंचती है तो ड्राइवर बैक सीट का दरवाजा उसके लिए खोल देता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। आयशा हमेशा की तरह चलते हुए कर के पास पहुंचती और हमेशा की तरह ही वो बॉडीगार्ड सर झुकाकर आयशा को गुड मॉर्निंग विश करता है। आयशा उसकी तरफ देखती और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग एकांश, गुड मॉर्निंग विनोद। ये कहने के बाद आयशा तुरंत ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर और एकांश दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। एकांश उसके बॉडीगार्ड का नाम था और विनोद उसके ड्राइवर का नाम था। एकांश की उम्र लगभग 24-25 साल की होगी, वही विशाल की उम्र 27-28 साल की थी। ये दोनों ही अर्जुन के लिए ही काम करते थे। पिछले 1 साल से वो आयशा के साथ थे, लेकिन आयशा ने कभी भी उनसे ढंग से बात नहीं की थी। बात तो क्या, वो कभी उनकी तरफ देखते तक नहीं थी। लेकिन आज अचानक से वो उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख भी रही थी और उन्हें गुड मॉर्निंग भी विश किया। विनोद हैरान नजरों से एकांश की तरफ देखा है और कहता है, एकांश, क्या तूने भी वही सुना है जो मैंने अभी सुना है? क्या सच में आयशा मैडम ने हमें गुड मॉर्निंग विश किया है? एकांश भी बहुत ज्यादा हैरान था और वह भी विनोद की बात सुनने के बाद अपने होश में आता है और विनोद की तरफ देखते हुए कहता है, मतलब मुझे अकेले को ही मैडम ने की आवाज सुनाई नहीं दी है, बल्कि तूने भी सुना है कि उन्होंने हमें गुड मॉर्निंग विश किया है? आज नहीं, अचानक से क्या हो गया है? एकांश और विनोद दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज ये पहली बात था और उनका हैरान होना तो बनता था, क्योंकि पिछले 1 सालों से उनकी मैडम ने उसे नजर उठाकर देखा तक नहीं था। लेकिन उन्हें कभी इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वो इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें आयशा की आवाज सुनाई देती है, एकांश, विनोद, जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है, वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज। उसकी आवाज सुनने के बाद दोनों ही अपने अपने होश में आते हैं। विनोद फटाफट से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और कर स्टार्ट कर देता है। वही एकांश भी जल्दी से जाता है और अपनी बाइक लेकर आता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स बाइक थी, ब्लैक कलर की, और इस पर ब्लैक कलर के कपड़े भी पहन रखे थे, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और साथ ही साथ चार्मिंग भी नजर आ रहा था। अपनी बाइक स्टार्ट करता है और अपनी मैडम की कर के पीछे अपनी बाइक को दौड़ाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हैं, जहां और भी कई बिल्डिंग है मौजूद थी। यह बिजनेस हब था। जैसे ही कर वहां पर रुकती है, विनोद जल्दी से गाड़ी से निकलता है और आयशा की साइड का दरवाजा खोलता है। उसके बाद आयशा गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने सामने की बिल्डिंग को देखती है। आज पूरे 2 साल बाद वह इस जगह पर आई थी। जब से त्रिशा ने उसे किडनैप किया था, तब से उसकी मौत उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। पिछले 2 सालों से वो इस नरक की जिंदगी की राही थी। लेकिन इस बार नहीं, वह ये सब सो ही रही थी, तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। 6 अनटाइटल्ड चैप्टर। जैसे ही कर वहां पर रुकती है, विनोद जल्दी से गाड़ी से निकलता है और आयशा की साइड का दरवाजा खोलता है। उसके बाद आयशा गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने सामने की बिल्डिंग को देखती है। आज पूरे 2 साल बाद वह इस जगह पर आई थी। जब से त्रिशा ने उसे किडनैप किया था, तब से उसकी मौत उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। पिछले 2 सालों से वह इस नरक की जिंदगी की राही थी। लेकिन इस बार नहीं, वह ये सब सो ही रही थी, तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। ऐसा उसे लड़की को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है और हमेशा की तरह ही अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो सब लोगों को बहुत प्यार से देखते हैं और सब लोगों से बहुत प्यार से ही गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि आज पूरे 2 साल बाद वो इन लोगों को देख रही थी। वही उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे, वो आज उसे कुछ अलग ही तरीके से देख रहे थे। वैसे तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि आयशा की शादी हो गई है, लेकिन पिछले 1 साल से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी और हमेशा ही उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देती थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जो हमेशा ही उसके चेहरे पर रहती थी आज से 1 साल पहले तक। जब रिसेप्शनिस्ट ये देखी है तो उसे भी खुशी होती है कि उसकी मैडम आप पहले की तरह ही मुस्कुरा रही थी। वह प्यार से उसको गुड मॉर्निंग विश करती है और उसके बाद बाकी सारे एम्प्लॉयज भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ऐसा सबसे मुस्कुरा कर बात करती है, उसके बाद तुरंत ही जाकर अपने कैबिनेट में चली जाती है।
वहां जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ जाती है और आराम से अपना पेंडिंग काम देखने लगती है। क्योंकि पूरे 2 साल बाद वो ऑफिस में आई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि इस वक्त क्या चल रहा है, और जो पता था वो उसकी यादें बहुत ज्यादा धुंधली हो गई थी इस चीज को लेकर। तभी उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, बस तुम देखते जाओ त्रिशा, इसी प्रोजेक्ट से मैं तुम्हारी बर्बादी की कहानी लिखना शुरू करूंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये कहने के बाद वह अपने काम में लग जाती है, और जब वह काम करती थी तब वह बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहती थी अपने काम को लेकर। काम करते करते उसे पता ही नहीं चलता है कि कब घर जाने का टाइम हो गया है। वो भी कम कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके केबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुनने के बाद ऐसा कमिंग रहती है अभी वो अपना काम कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। वो लड़की उसे गुड इवनिंग विश करती है और कहती है, गुड इवनिंग मैडम, यह आपकी शाम की कॉफी। इतना कहने के बाद वह लड़की अपने साथ लाई हुई ट्रे से कॉफी का कप लेकर आयशा की टेबल पर रख देती है। आयशा उसे लड़की को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रीमा राय थी, जो कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, जिस किसी और ने नहीं बल्कि त्रिशा ने ही उसको रिकमेंड किया था जब उसकी असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो गया था और अर्जेंट में उसे नई असिस्टेंट की जरूरत थी। जब त्रिशा ने उसे रिकमेंड किया था तो ऐसा ने उसके आगे पीछे की कोई जानकारी नहीं निकलवाई थी और त्रिशा के कहने पर ही उसे जॉब पर रख लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब त्रिशा का एक जाल था। यहां तक कि उसकी अपनी असिस्टेंट का भी एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके पीछे भी त्रिशा का ही हाथ था, ताकि वह अपने विश्वास पात्र को आयशा के ऑफिस में रख सके। ऐसा ध्यान से उसे लड़की को देख रही थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी असलियत उसके सामने थी, इसलिए अब उसे वह बिल्कुल भी मासूम दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी आंखों में उसे एक चालाकी दिखाई दे रही थी जिसे शायद वह पहले देख नहीं पाई थी। उसके बाद वह एक नज़र अपनी टेबल पर रखी हुई उसे कॉफी को देखते हैं, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यह कॉफी कोई नॉर्मल कॉफी नहीं थी, बल्कि इसके अंदर कुछ मिलाया जाता था। इसको पीने के 10 मिनट बाद भी उसे बहुत नींद आ जाया करती थी। उसे भी कभी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन रीमा उसे हमेशा कहते थे कि शायद बहुत ज्यादा काम करने के चक्कर में आपको थकावट हो रही होगी, आप एक कम कीजिए, थोड़ी देर के लिए सो जाइए, जिनका विश्वास करके वह थोड़ी देर के लिए अपने रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाया करती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसी समय पर रीमा पूरे केबिन में जो कुछ भी जानकारी होती थी उसे कलेक्ट करके त्रिशा को व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर दिया करती थी, जिसके चलते उसे आज तक पता नहीं चला था कि उसके सारे प्रोजेक्ट फेल क्यों जाते थे। रीमा हमेशा की तरह ही वहीं पर खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी कि वह कॉफी पिए और उसके बाद वह अपना काम करना शुरू कर दे। जब रीमा ये देखी है कि आयशा काफी नहीं पी रही है, तो उसे थोड़ी चिंता होने लगती है और वह चिंता जताते हुए कहती है, क्या हुआ मैडम, आप काफी क्यों नहीं पी रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद आयशा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर रीमा की तरफ देखती है और कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरा कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा है और अभी शाम भी हो गई है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए और मैं भी अब काफी थक गई हूँ, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद रीमा को आज ऐसा लग रहा था जैसे कि आज ऐसा कुछ बदली बदली दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें क्या बदला है यह उसे पता नहीं था। रीमा ये भी जानती थी कि वह आयशा को खुश भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, वरना उसे पर शक हो सकता है, क्योंकि अभी उसे आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4-5 दिन ही हुए थे। इसलिए वह आयशा की बात मानते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ऐसा उसे कॉपी को उठती है और उठाकर वॉशरूम में जाकर उसे टॉयलेट में फेंक देती है और उसे कप को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद वह अपना सामान पैक करती है और वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसे अर्जुन सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है और उसके साथ उसे एक और इंसान दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने आंसुओं को बहाने से रोक लेती है। तभी वहां पर कमला आंटी आ जाती है और वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा आप आ गई, आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद में खाना लगा देता हूँ, खाना बस रेडी होने ही वाला है। जब कमला आंटी आयशा से बातें कर रही थी तो उसे तरफ अर्जुन का भी ध्यान जाता है और जब वह वहां पर देखा है तो उसकी आंखें आयशा पर भी ठहर जाती है, क्योंकि ऐसा इस वक्त उसकी तरफ भी देख रही थी, जिसके चलते उन दोनों की नजरें मिलती है और वो दोनों 2 पल के लिए एक दूसरे को देखते ही रहते हैं।
अर्जुन के साथ में खड़ा हुआ वो लड़का जब ये देखा है तो वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुझे नहीं लगता है कि तुझे भाभी को इस तरह से घर कर नहीं देखना चाहिए, वरना वो अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। वैसे भी अभी तक तूने उन्हें बताया तो है नहीं, तो तूने आखिरकार उनसे शादी की क्यों है? ऐसे में तेरा इस कदर घूरना उन्हें और ज्यादा डरा सकता है। उसे लड़के की बात सुनने के बाद अर्जुन घर कर उसकी तरफ देखा है और आयशा पर से अपनी नजर हटा लेता है। उसके बाद ऐसा जल्दी से अर्जुन से आंखें चुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर में कपड़े बदलकर वापस आ जाती है। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और आराम से अपना अपना खाना खा रहे थे, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा था। आयशा बार बार चुप चुप कर अर्जुन की तरफ देख रही थी। आज पता नहीं क्यों लेकिन आयशा को अर्जुन पर बहुत प्यार आ रहा था, और प्यारे भी क्यों ना कि अर्जुन था ही इतना ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग की प्यार तो आना ही था। वहां के साइलेंट को तोड़ते हुए वो लड़का अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, हेलो भाभी, मेरा नाम चिराग है और मैं अर्जुन का बचपन का दोस्त भी हूं और साथ ही साथ में इसके साथ काम भी करता हूं। आप मुझे इसका पर्सनल असिस्टेंट कह सकती हो, आप मुझे इसका दोस्त कह सकती हो, आप मुझे इसका भाई कह सकती हो, आप जो चाहे वो कह सकती हो। आयशा, जो कि थोड़ी देर पहले अर्जुन को निहार रही थी, चिराग की बात सुनने के बाद सब पक जाती है और जल्दी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन उसकी ऐसी प्यारी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, हेलो चिराग, कैसे हो आप? आपसे मिलकर अच्छा, वैसे मैं आपको क्या कहकर बुला सकती हूँ? आयशा की बात सुनने के बाद चिराग मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा है और कहता है, भाभी आप जो चाहे वो मुझे बुला सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी और को प्रॉब्लम हुई तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ऐसा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, जो कुछ भी आपने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे लिए किया था वो तो कोई सदा भाई ही कर सकता है अपनी बहन के लिए। आप तो मेरे लिए मेरे भाई से भी ज्यादा बढ़कर है। हालांकि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन आज से मैं आपको ही अपना बड़ा भाई मानती हूँ। चिराग, क्या मैं आपको अपना बड़ा भाई कह सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं भी हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा भी कोई भाई हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बात सुनने के बाद चिराग मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आप मुझे अपना भाई बन सकती हैं। आज से मैं आपका भाई और आप मेरी बहन। ये कहने के बाद वो एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा है। उसे इस तरह से देखता हुआ प्रकार चिराग चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए उसकी तरफ देखा है और कहता है, क्या तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? भूल मत, आज से मैं 13 साल हूं और जीजा को हमेशा ही साल की बात माननी पड़ती है, वरना उसकी बीवी उसे घर से बाहर निकाल देती है, पता है ना तुझे? उसकी ऐसी बचकानी बातें सुनकर आयशा की तो हंसी छूट जाती है और टेबल पर ही बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है। अर्जुन घर कर चिराग की तरफ देखा है और फिर आयशा की तरफ देखा है, तो आयशा जब ये देखी है तो वो चुपचाप से अपना खाना वापस से खाने लगती है। वैसे तो अर्जुन बहुत गुस्से से उसे देख रहा था, कोई भी अगर उसे इस तरह से देख लेता तो शायद अंदर तक डर जाता, लेकिन आयशा को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी उठे और उसे जाकर किस कर ले, लेकिन वह बेचारी ऐसा कर नहीं सकती थी। लेकिन एक न एक दिन जरूर आएगा जब वह बिना किसी डर के अर्जुन को किस कर देगी, वह भी बिना इसकी परमिशन के। ये सब सोच सोच कर ऐसा बहुत खुश हो रही थी और अपने आप को ही अपने मन में अपने आप को शाबाशी दे रही थी कि एक न एक दिन वह ये काम जरूर करेगी। यू कैन डू इट। CH7 अनटाइटल्ड चैप्टर। वैसे तो अर्जुन बहुत गुस्से से उसे देख रहा था, कोई भी अगर उसे इस तरह से देख लेता तो शायद अंदर तक डर जाता, लेकिन आयशा को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी उठे और उसे जाकर किस कर ले, लेकिन वह बेचारी ऐसा कर नहीं सकती थी। लेकिन एक न एक दिन जरूर आएगा जब वह बिना किसी डर के अर्जुन को किस कर देगी, वह भी बिना इसकी परमिशन के। ये सब सोच सोच कर ऐसा बहुत खुश हो रही थी और अपने आप को ही अपने मन में अपने आप को शाबाशी दे रही थी कि एक न एक दिन वह ये काम जरूर करेगी। यू कैन डू इट। वही उसके बगल में बैठे चिराग और अर्जुन उसकी ऐसी बच्चों जैसी हरकतों को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा इस वक्त अपने मन में ऐसा क्या ही सोच रही है कि जिसके चलते उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल है और साथ में थोड़ा उसका चेहरा भी लाल हुआ दिखाई दे रहा था। वही आयशा भी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसके सारे विचार जो भी वह अपने मन में बोल रही थी अर्जुन को लेकर, वो सब कुछ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उन सबका खाना खत्म हो जाता है। अर्जुन और चिराग अपनी स्टडी रूम में कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं। वही आयशा अपने रूम में चली जाती है। अभी रात के 10 बजे बज रहे थे। आयशा आराम से अपनी बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक शर्ट और शर्ट पहना हुआ था और वो अपने बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जब 18 साल की थी तभी एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी।
उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। जब वो 21 साल की हुई थी तो वो एक मीटिंग में पहली बार अर्जुन से मिली थी। एक मीटिंग के बाद ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। अर्जुन के मिलने के 5 दिन बाद ही अर्जुन वापस से आया था और उसे ना चाहते हुए भी अर्जुन से शादी करनी पड़ी थी। अर्जुन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में बहुत ही ज्यादा माना नाम था और अर्जुन ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसके मम्मी पापा की मेहनत से कड़ी की हुई कंपनी को चंद मिनट में ही बर्बाद कर देगा। आयशा की जिंदगी में वैसे ही अपना कोई कहने वाला नहीं रह गया था। ऐसे में अगर उसकी मम्मी पापा की आखिरी निशानी भी उससे दूर हो जाती तो वो जीती कैसे। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अर्जुन से शादी कर ली थी। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने आखिरकार उससे शादी की ही क्यों थी, क्योंकि शादी करने के बाद भी उसने कभी भी उसे हाथ तक नहीं लगाया था। इनफैक्ट शादी करने के 2 दिन बाद ही वो इंडिया के बाहर ही चला गया था। उसके बाद वह 1 साल बाद वापस आया और उसके साथ वो सब किया था जिसके चलते त्रिशा ने उसे अर्जुन के खिलाफ भड़का दिया था। और देखा जाए तो इसमें आयशा की गलती भी नहीं थी। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता तो वो यही सोचती कि अर्जुन एक घटिया किस्म का लड़का है। उसकी उस हरकत से वो इतनी ज्यादा दुखी थी कि जब वह रात को अर्जुन से मिली थी तो उसने उसे बहुत लड़ाई की थी और उससे कहा था कि वह उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहती है, जिसके चलते अर्जुन ने उसे अपने खानदानी घर में छोड़ दिया था जहां पर उसके चाचा और उनका एक बेटा रहता था और साथ में उसकी दादी। वहां से जाने से पहले अर्जुन ने आखिरी बार आयशा से सिर्फ इतना ही कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ दादी से ही अपनी नजदीकी बढ़ा सकती है और उसके चाचा चाची से जितना हो सके उतना दूर रहे। अर्जुन के वहां से जाने के बाद उसकी चाची और चाचा दोनों ने ही मिलकर अर्जुन के खिलाफ उसे बहुत भड़काया था और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था उसके खिलाफ। अर्जुन के वहां से जाने के 2 महीने बाद ही त्रिशा ने अपनी कुछ चालाकी से आयशा के सिग्नेचर ब्लैक पेपर पर ले लिए थे, जिसके चलते उसकी सारी प्रॉपर्टी त्रिशा की हो गई थी और उसके बाद उसने ऐसा को किडनैप करवा लिया था। आयशा ने पूरे 2 साल उसे नरक की जिंदगी को जिया था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके मन में अर्जुन के लिए नफरत कम होती गई थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बिता गया था वैसे वैसे त्रिशा उसे सारा सच बताती जा रही थी, क्योंकि वह उसे तड़पते हुए देखना चाहती थी और उसे देखकर संतुष्ट होना चाहती थी। जैसे जैसे वो उसकी गलतियों का एहसास उसे करवाती ऐसा बहुत तड़पती थी जिसे देखकर उसे बहुत मजा आता था। आयशा अपने इन्हीं सब ख्यालों में थी और अपने बेड पर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये घर सच में बहुत ज्यादा बड़ा था और उसका कमरा भी बहुत ज्यादा शानदार और लग्जरियस था। पिछले 2 सालों से वह जमीन पर पड़े पड़े ही सो रही थी और वहीं पर अपनी जिंदगी कट रही थी। आज 2 सालों बाद जाकर उसे इतनी अच्छी लाइफ नसीब हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी खल रही थी। आयशा साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना फोन उठाती है और उसमें टाइम देखी है तो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। वो धीरे से अपने बेड से उठती है और उत्तर बाहर चली जाती है। जब वो बाहर देखी है तो पूरा लिविंग हॉल खाली था और पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था वहां पर। वह धीरे कदमों से अर्जुन के कमरे की तरफ चली जाती है। वह इस तरह से चल रही थी जैसे कि कोई चोर चोरी करने के लिए आया हो। वह धीरे से जाकर अर्जुन के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस कमरे के अंदर जाए या ना जाए। बहुत देर खड़े रहने के बाद आखिरकार वह हिम्मत करती है और अर्जुन के रूम का डोर खोलने की कोशिश करती है। उसके सरप्राइज के लिए रूम अंदर से बिल्कुल भी लॉक नहीं था। उसके थोड़े से धक्का देने से ही अर्जुन के रूम का डोर खुल जाता है, जिसे देखकर आयशा के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से अर्जुन के रूम में चली जाती है। जब आयशा अर्जुन के रूम में पहुंचती है तो उसे वहां पर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई देता नहीं है, क्योंकि उसका रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जो थोड़ी बहुत रोशनी थी, चांद की रोशनी थी जो कि कांच की खिड़की से होते हुए कमरे को रोशन कर रही थी। आयशा देखती है कि अर्जुन के बेड पर अर्जुन आराम से लेटा हुआ था और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, जिसमें से बस उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, वह भी बहुत ज्यादा धुंधला। आयशा धीरे धीरे करके अर्जुन के बेड के दूसरी तरफ चली जाती है और उस ब्लैंकेट को उठाकर उसके अंदर घुस जाती है। अब जाकर आयशा को थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो थोड़ी देर के लिए सीधे लेती रहती है, लेकिन उसके बाद वो करवट लेकर अपना चेहरा अर्जुन की तरफ कर लेती है और ध्यान से अर्जुन के चेहरे को देखने लगती है। फिर धीरे धीरे करके वह अर्जुन की तरफ खिसक कर अर्जुन की तरफ चली जाती है। अर्जुन को देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाकर अपना एक हाथ आगे बढ़कर उसके सीने पर रख देती है। जैसे ही वह अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रखती है, वह एकदम से अपना हाथ हटा लेती है और उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है, क्योंकि अर्जुन ने अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था।
ये पहली बार था जब आयशा उसके साथ इस तरह से सोने के लिए आई थी। उसे भी नहीं पता था कि अर्जुन सोते समय कैसे सोता है। आयशा का चेहरा एकदम गर्म हो गया था और वह वहां से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आयशा फिर अपने मन में सोचती है, याद आयशा तू इतना शर्मा क्यों रही है, इसमें इतना शर्माने की क्या जरूरत है। यह कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना हस्बैंड है। तेरा उन पर पूरा हक है, ठीक है तो इस तरह से शर्माना वरमाना छोड़ और हिम्मत दिखा। उसके बाद वो हिम्मत करके वापस से अपना एक हाथ अर्जुन के सीने पर रख देती है और अपना चेहरा उसकी दूसरे साइड में रख देती है और उसको कस के गले लगा लेती है। आयशा की आंखों में अभी भी आंसू थे और वो कस के अर्जुन को गले लगाए हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, मैं नहीं जानती अर्जुन कि आपने मुझसे शादी क्यों की है, आपका मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है, लेकिन मैं इतना जान चुकी हूं कि अगर इस दुनिया में कोई मेरा अपना है तो वो सिर्फ आपको हो। आज से और अभी से मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूं। मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। आप खुद मुझे बताएंगे जब आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। ये बोलने के बाद आयशा अपना चेहरा ऊपर उठती है और अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग था। जब वह जगह हुआ होता था तो बहुत ज्यादा खूंखार और डरावना दिखाई देता था, लेकिन इस वक्त वह किसी मासूम बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लंबी पलकें इस वक्त बंद थी, उसके माथे के काले घने बाल बिखरे हुए थे। उसकी लंबी नाक और पतले होंठ उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे और ऊपर से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर सीधा पड़ रही थी, जिसमें वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। आयशा धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठती है और पहले अर्जुन के फोरहेड पर किस करती है, उसके बाद वह उसकी दोनों आंखों पर किस करती है, फिर उसके गालों पर, उसके बाद उसकी नाक पर किस करती है और फाइनली फिर उसके पतले पिंक लिप्स पर हल्के से किस करके उसकी छाती में अपना चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगती है। लगभग 10-15 मिनट बाद ही अब जाकर उसे अर्जुन की बाहों में सुकून मिला था, जिसके चलते हो उसकी बाहों में आराम से सो जाती है। आयशा के सोने के बाद ही अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और एक नजर अपने सीने से चिपकी हुई अपनी वाइफ को देखता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहां की मासूमियत थी। अर्जुन को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि आयशा उसके कमरे में आ रही है जब उसने उसके रूम का दरवाजा खोला था तभी, क्योंकि अर्जुन के रूम में किसी को भी आना अलाउड नहीं था और इतनी रात गई तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में यह हिमाकत ऐसा को छोड़कर कोई और नहीं कर सकता था, यहां तक कि उसका जिगरी दोस्त चिराग भी नहीं। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा अचानक से यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने ही किसी सच में गम था जब उसे एहसास होता है कि उसके ब्लैंकेट का एक कोना उठाया गया है। धीरे से उसके दूसरे साइड के गद्दे की बने की फीलिंग उसे महसूस होती है। उसके बाद धीरे से आयशा का उसके करीब आना, उसके हाथ अपनी बॉडी पर महसूस करना, ये सब अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा था। कल रात उसने जो कुछ भी आयशा के साथ किया था वो सब ट्रक के नशे में किया था, वरना वो कभी आयशा की मर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अर्जुन की हालत तब खराब हो गई जब उसने आयशा का कन्फेशन सुना। CH8 अनटाइटल्ड चैप्टर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा अचानक से यहाँ पर क्या कर रही है। वह अपने ही किसी सच में गम था जब उसे एहसास होता है कि उसके ब्लैंकेट का एक कोना उठाया गया है। धीरे से उसके दूसरे साइड के गद्दे की बने की फीलिंग उसे महसूस होती है। उसके बाद धीरे से आयशा का उसके करीब आना, उसके हाथ अपनी बॉडी पर महसूस करना, ये सब अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा था। कल रात उसने जो कुछ भी आयशा के साथ किया था वो सब ट्रक के नशे में किया था, वरना वो कभी आयशा की मर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अर्जुन की हालत तब खराब हो गई जब उसने आयशा का कन्फेशन सुना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा को अचानक से हो क्या गया है। भले ही वो इंडिया में नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसने आयशा के बारे में खोज खबर ना थी हो। और जहां तक उसे पता था आयशा अभी उससे नफरत करती थी। अर्जुन अपने इन्हीं सभी ख्यालों में था और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। वह भी आयशा को अपनी बाहों में भरकर इसी तरह से सो जाता है। सुबह का वक्त आयशा आराम से अर्जुन के ऊपर बिना किसी फिक्र के सो रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, उसे बस अपना कंफर्ट जोन मिल गया है। आयशा की नींद तब खुलता है जब उसे नींद में कोई जगाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले तो अलसाई हुई आवाज में बिना अपनी आंखें खुले ही रहती है, सोने देना अभी मुझे और सोना है। अर्जुन जो बहुत पहले ही जग गया था, जब वह देखता है कि आयशा उसके ऊपर किसी ऑक्टोपस की तरह चिपकी हुई है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह थोड़ी देर के लिए उसे इसी तरह से देखता रहता है। लेकिन जब वो साइड टेबल में रखा हुआ अपना फोन उठाता है और उसमें टाइम देखा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो एक नज़र घर कर आयशा को देखा है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी।
जब अर्जुन ये देखा है तो वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, आयशा उठ जाओ, सुबह हो गई है। आयशा नींद में ही अर्जुन की आवाज सुनती है और कहती है, हाँ तो क्या हुआ, सुबह हो गई है तो मुझे सोने दीजिए ना, आपको जहां पर जाना है अब चले जाइए, मुझे क्यों उठा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी। ये कहने के बाद ऐसा एक बार फिर से अर्जुन की छाती में अपना सर घुसेट कर वापस से उसे गले लगाकर सो जाती है। अर्जुन उसकी बातों से और उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा हैरान था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो शादी के टाइम पर उससे बहुत नफरत करती थी और उससे बात करना तक पसंद नहीं करती थी, और आज वो उसके ऊपर से उठने को तैयार नहीं है। आयशा की बातें सुनने के बाद अर्जुन कहता है, तुम्हें जितना सोना है तुम उतना सो सकती हो, लेकिन मेरे ऊपर से उठ जाओ, मुझे जिम भी जाना है। चलो जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। अर्जुन की बातें सुनने के बाद आयशा फटाफट से अपनी आंखें खुलती है, और जब वो देखी है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है शर्म की वजह से, क्योंकि इस वक्त अपनी पोजीशन को देखते हैं जिस तरह से वो लिपट कर अर्जुन से सो रही थी। आयशा का एक हाथ अर्जुन के नेक से लिपटा हुआ था, अपने दूसरे हाथ से उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था। इसका एक पर अर्जुन की कमर पर था और उसका कर उसकी छाती में घुसा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इतनी कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। वही अर्जुन उसको इस तरह से करता हुआ देखकर और भी ज्यादा चीड़ जाता है, और वह आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या पूरा दिन तुम्हारा इसी तरह से रहने का इरादा है क्या? अगर हाँ तो बता दो मुझे, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। उसकी बातें सुनने के बाद आयशा हड़बड़ा कर उसके ऊपर से उठ जाती है। अर्जुन जब ये देखा है तो वह राहत की सांस लेता है और तुरंत ही वहां से उठकर पहले वॉशरूम में जाता है, उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके जिम के लिए चला जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज जब आती है तब जाकर आयशा अपनी राहत की सांस लेती है। खुशी अपनी कल रात की हरकतों पर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और साथ में बहुत ज्यादा अजीब भी महसूस हो रहा था। आयशा अपने मन में कहती है, यार आयशा, कंट्रोल रख अपने आप पर। माना तेरा हबी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू उससे चिपक जाए, जाकर पता नहीं क्या सोचेंगे वह तेरे बारे में। कहीं उन्हें तुझ पर शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने पूछ लिया कि अचानक से यह चेंजेस कहां से आ गई तो क्या जवाब देगी तू उन्हें? आयशा थोड़ी देर के लिए अपने आप में ही इस तरह से बड़बड़ाते रहती है और उसके बाद वह भी अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि भले ही वो यहाँ पर रात में आ गई थी लेकिन उसके कपड़े तो यहाँ पर नहीं थे ना। वो जल्दी से अपने रूम में जाकर शावर लेती है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। वो रेडी हो ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है। अर्जुन का रूम। अर्जुन अभी अभी ही अपने जिम से वापस आया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, जिसके चलते उसने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी और इस वक्त वो अपने रूम में शर्टलेस खड़ा हुआ था। जिम करने की वजह से उसके जो मसल्स थे वो और भी ज्यादा उभर कर दिखाई दे रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। वो अपने मोबाइल में कुछ इमेज चेक कर रहा था, क्योंकि वो इस वक्त नहा नहीं सकता था, पसीना सूख जाने के बाद ही वो नहाता था। इसलिए इस वक्त वो आराम से अपनी इमेज चेक कर रहा था और साथ ही साथ इधर उधर रूम में टहल रहा था। उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है। उसके रूम में कोई भी इस तरह से आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ही उसे तरफ देखा है तो वहां पर उसे आयशा दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, जिसे वो बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसा उसकी अजीब नजरें को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके कमरे में उसे लगेज के साथ आ जाती है। अपने आप को इस तरह से इग्नोर पता हुआ देखकर अर्जुन घर कर उसकी तरफ देखा है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम कल रात मेरे कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि मुझे मेरे रूम में कोई भी इंसान लिए पसंद नहीं है, तो फिर तुम क्यों आई थी? आयशा अभी अर्जुन की बातों को और अर्जुन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने लगेज को ले जाकर उसके बेड पर रख देती है और उसे खोलकर उसमें से कपड़े बाहर निकलने लगती है। अपने आप को इस तरह से इग्नोर होता हुआ प्रकार अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से चलते हुए आयशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर घूमकर अपनी तरफ करता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो इसका। तुम कल रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अर्जुन के इस व्यवहार से एक पल के लिए तो आयशा डर जाती है, लेकिन फिर वह हिम्मत करते हुए अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे याद आता है कि यह वही इंसान है जो इस पूरी दुनिया में अकेला उसका अपना है, जो उसका भला चाहता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने उसे क्यों शादी की है और अभी तक उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन आखिर चाहता क्या है, लेकिन फिर भी वह इतना जान चुकी थी कि अर्जुन बाहर वालों के लिए चाहे कैसा भी हो लेकिन कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
जिसके चलते आयशा के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले डर दिखाई देता है वह धीरे धीरे करके कहीं पर गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर डर की जगह एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है, अरे आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं किसी और के रूम में थोड़ी आई हूँ, अपने पति के रूम में आई हूँ, और वैसे भी शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक साथ एक ही रूम में रहते हैं, तो मैं वहां दूसरे रूम में, आप यहाँ अकेले अच्छा थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? जब आप मेरे रूम में परसों आए थे और मेरे साथ वह सब किया था, तब क्या आपने मुझसे परमिशन ली थी वह सब करने से पहले? और अब जब हमारे बीच वह सब हो ही गया है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, तो क्यों ना मैं अपने इस रिश्ते को एक मौका दे दूं? बस यही सोचकर मैं आज से आपको आपके हस्बैंड वाले सारे हक देता हूं और बदले में मैं खुद आपकी वाइफ होने के सारे हक लेती भी हूं, आप चाहो या ना चाहो। मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की थी, लेकिन अब आपने शादी कर ली है मुझे, तो आज से मैं आपकी वाइफ हूं। अब आप चाहो या ना चाहे आपको मेरे साथ ही रहना होगा। अर्जुन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है आयशा की ऐसी बातें सुनकर, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पहली मुलाकात में उससे नफरत करने वाली लड़की दूसरी मुलाकात में उसे इस तरह से बातें कर सकती है। पूरी दुनिया उसके नाम से थट करती थी, कोई भी उसके सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता था, और यहाँ ये लड़की थी जो कि ना ही उसके सामने बोल रही थी बल्कि उसकी बोलनी तक बंद कर दी थी। अर्जुन इस पोजीशन में आयशा को अपनी बाहों में पड़े हुए खड़ा था, तो आयशा उसको अपने आप से दूर करते हुए कहती है, आप अभी अभी जिम से आए हैं, मुझे लगता है कि आपको पहले शावर ले लेना चाहिए, आपका पसीना भी पूरा सूख गया है। या फिर आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ में शावर लें? लेकिन आपको यह मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप मेरे साथ शावर लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही शावर ले चुकी हूं, अब मुझे दोबारा नहीं नहाना है। आप अकेले चले जाइए, अगर आपको मेरे साथ ही शावर लेना है तो हम शाम को ले सकते हैं, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगी तब ठीक है। मुझे लगता है मुझे अपना ये काम मेड को करने के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूं, तब तक आप शावर लेकर नीचे आ जाएगा, ठीक है? आयशा थोड़ी देर के लिए सोचती है, उसके बाद कहती है, अच्छा रहने दीजिए, आप मत बताइए, आप चावल लेने चले जाइए, मैं चिराग भाई से पूछ लूंगी। ये कहने के बाद आयशा जल्दी से अर्जुन के चेहरे पर एक क्विक किस करती है और वहां से चली जाती है। अर्जुन एपी अपनी आंखें फाड़े हुए इस दिशा में देख रहा था जहां से अभी अभी आयशा चली गई थी। गाइज, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज इसे अपना वैल्यूएबल रिव्यू जरूर दें। CH9 दादी की मौत का राज। आप अभी अभी जिम से आए हैं, मुझे लगता है कि आपको पहले शावर ले लेना चाहिए, आपका पसीना भी पूरा सूख गया है। या फिर आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ में शावर लें? लेकिन आपको यह मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप मेरे साथ शावर लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही शावर ले चुकी हूं, अब मुझे दोबारा नहीं नहाना है। आप अकेले चले जाइए, अगर आपको मेरे साथ ही शावर लेना है तो हम शाम को ले सकते हैं, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगी तब ठीक है। मुझे लगता है मुझे अपना ये काम मेड को करने के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूं, तब तक आप शावर लेकर नीचे आ जाएगा, ठीक है? आयशा थोड़ी देर के लिए सोचती है, उसके बाद कहती है, अच्छा रहने दीजिए, आप मत बताइए, आप चावल लेने चले जाइए, मैं चिराग भाई से पूछ लूंगी। ये कहने के बाद आयशा जल्दी से अर्जुन के चेहरे पर एक क्विक किस करती है और वहां से चली जाती है। अर्जुन एपी अपनी आंखें फाड़े हुए इस दिशा में देख रहा था जहां से अभी अभी आयशा चली गई थी। अर्जुन अपने मन में सोचता है, क्या इस लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? कहाँ यह मुझसे नफरत करती थी, मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, और अब यह मुझे इस तरह से बात कर रही है। कुछ तो हुआ है, इसका पता तो तुझे लगाना होगा। अर्जुन जल्द से जल्द अपने आप से बात करने के बाद अर्जुन तुरंत ही बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। आयशा आज बहुत ज्यादा खुश थी, उसके चेहरे पर ही यह खुशी सॉन्ग दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वहीं सोफे पर उसे चिराग बैठा हुआ दिखाई देता है। चिराग को देखकर उसकी चेहरे पर जो मुस्कान थी वो तुरंत ही गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। उसे याद आता है कि उसके पिछले जन्म में उसने चिराग के साथ क्या कुछ नहीं किया था। अपने पिछले जन्म में चिराग हमेशा ही उसके साथ रहता था और वो पिछले 1 साल से यहीं पर रह रहा था, लेकिन उसने कभी भी चिराग से कोई भी बात नहीं की थी। उसके साथ वो वाला इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद अर्जुन उसे उसके पुश्तैनी घर में छोड़कर वापस से इंडिया के बाहर निकल जाता है, लेकिन चिराग उसके साथ इस घर में रहता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन उस समय आयशा को यही लगता था कि चिराग उसकी निगरानी करने के लिए उसके साथ रहता है ताकि कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जो कि उसके भाई के खिलाफ हो। आयशा को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उसने एक बात चिराग को अर्जुन से बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें वो अर्जुन से कह रहा था,
अर्जुन, मैंने भाभी से बहुत बार मना किया है कि वो तुम्हारे चाचा चाची से और उनके बेटे से जितना हो सके उतना दूर रहे, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तुमने भी उनसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो उनकी ही मानती है। दादी ने भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो ये बात सुनती ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। मैंने बहुत बार उन्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनती है। सामने से अर्जुन चिराग से कुछ कहता है जिसे आयशा सुन नहीं पाती है। उसने चिराग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे बस यही लग रहा था कि चिराग उसकी हर एक पल की खबर अर्जुन को देता है। उसे दिन उसने चिराग को बहुत कुछ बुरा भला सुनाया था। उसके थोड़ी ही देर बाद त्रिशा उससे मिलने के लिए आई थी और उसे बाहर जाने के लिए सजेस्ट किया था। आयशा का भी मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वो त्रिशा का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती हो और दोनों ही बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो आयशा अपनी गाड़ी की तरफ जाती है तो त्रिशा उसे रोकते हुए कहती है, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी गाड़ी लेने की, चलो मेरे साथ चलो, वैसे भी हम दोनों एक ही जगह तो जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियां लेकर क्या करेंगे। आयशा को भी त्रिशा की बात सही लगती है, इसलिए वो दोनों ही त्रिशा की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। चिराग ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो भी थोड़ी ही देर बाद त्रिशा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में त्रिशा अपनी गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर रोक देती है, जिसे देखकर ऐसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ त्रिशा, गाड़ी खराब हो गई है क्या? तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी की है? तुम्हें पता है ना ये रास्ता से नहीं है और ना ही यह जगह। ऊपर से इस वक्त रात का समय हो रहा है। आयशा की किसी भी बात पर त्रिशा का कोई भी ध्यान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और वह उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आयशा 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 आयशा, ये बात तो तुम्हें बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, मेरे साथ आने से पहले, या फिर यूं कहूं कि मुझसे दोस्ती करने से पहले। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन आयशा के मन में घबराहट सी होने लगती है। उसके बाद वह थोड़ा गुस्से से त्रिशा की तरफ देखते हुए कहती है, त्रिशा यह मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से गाड़ी चालू करो, मुझे यहां से जाना है। त्रिशा डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या, ऐसा अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो मैं तुम्हें शुरू से सारी बातें बताती हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे हम बोर हो जाएंगे, है ना? एक कम करो, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। ये कहने के बाद त्रिशा ड्राइविंग सीट से निकलती है और पैसेंजर सीट पर जाकर आयशा की साइड का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। आयशा जब गाड़ी से बाहर निकालने के लिए इनकार कर देती है, जिसे देखकर त्रिशा को गुस्सा आता है और वह अपनी पेंट की पॉकेट में से गन निकलती है और उसे सीधा आयशा के सर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा निकालो अभी यहां से, तुम्हारा ऑर्डर झड़ने के दिन अब खत्म हो गए हैं, चलो निकलो। त्रिशा के हाथ में गन देखकर आयशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा और अपने आप से नफरत हो रही थी कि उसने ऐसी लड़की पर विश्वास किया था। आयशा फिर गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके बाहर निकलते ही वहां पर बहुत सारे गुंडे बाइक लेकर आ जाते हैं, लगभग 15 से 20 गुंडे वहां पर रहे होंगे, जिन्हें देखकर ऐसा और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार त्रिशा का प्लान किया है। उनमें से एक गुंडा एक फोल्डेबल चेयर लेकर आता है और उसे खोलकर त्रिशा को बैठने का इशारा करता है। त्रिशा जाकर उसे फोल्डेबल चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फिर आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन को दूर करूं। शुरू करते हैं बचपन से ही, जहां पर हम पहली बार मिले थे, जहां पहली बार तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई थी। तुम एक बहुत ही अमीर और अच्छे घर से आई हुई लड़की और साथ में खूबसूरत भी। वही मैं एक गरीब घर की लड़की, जिसके पास ना लुक्स थे ना कुछ और। सब लोग मुझे बरी करते थे, हर कोई मुझसे दूर रहता था। तब एक तुम ही थी, स्कूल की फेमस और सबसे खूबसूरत लड़की मिस आयशा मेहरा। उसे समय मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी हो और इसलिए ही तुमने मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, वक्त के साथ साथ मुझे पता चल गया कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की थी। आयशा उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिशा इस तरह की अजीबोगरीब बात क्यों कर रही है। बचपन में तो उसने उसकी मदद की थी और हमेशा उसका साथ दिया था। जब भी उसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होते थे तो हमेशा ऐसा ही उसकी मदद किया करती थी। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया कि त्रिशा उसकी दोस्त से उसकी दुश्मन बन गई? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो त्रिशा को रुकती नहीं है और उसकी बातें सुनने लगती है। त्रिशा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुमने मुझसे इसलिए दोस्ती की थी ताकि तुम अपने आप को महान साबित कर सको और जितनी तुम स्कूल में फेमस थी उससे ज्यादा फेमस हो सको। जब अभी कोई भी मुझे तुम्हारे साथ देखा था तो मुझे घिनघरी नजरों से देखा था।
एक ऐसी लड़की की तरह जिसे अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो बस तुम पर निर्भर है। मैं बहुत पहले ही तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए धीरे धीरे करके मैं तुमसे अपनी दोस्ती बढ़ाई और आज देखो मेरे पास सब कुछ है जो कि तुम्हारे पास था। तुम्हें याद हो गया कि कल मैं तुम्हारे पास आई थी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर, जो कि हम डोनेशन में देने वाले थे, जिसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत थी। तुम बेवकूफ लड़की, तुमने उन पेपर्स को पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा और उन पर साइन कर दिया। तुम जानती हो उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ साथ दूसरे भी पेपर्स मौजूद थे जिनमें यह साफ मेंशन था कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कंपनी है, वो सब कुछ तुम मेरे नाम कर रही हो। और उसमें एक और पेपर भी था जिसमें तुमने अपने डेथ वारंट पर साइन किया था। अभी समझ में नहीं आया है ना तुम्हें? अर्जुन तुम्हें इसलिए ही उसके चाचा चाची से दूर रहने के लिए कहता था क्योंकि वो लोग भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, लालची। पर मुझे लगता है लालची कहना गलत होगा, हम उन्हें एम्बिशियस कह सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है। तुम्हें याद होगा जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तब मैं तुमसे कहा था कि मेरा पर्स मैं अंदर भूल कर आ गई हूं, मैं उसे लेकर आती कराता हूं। डार्लिंग, मैं पर्स लेने नहीं गई थी, मैं बल्कि अर्जुन की दादी को भगवान के पास पहुंचने के लिए गई थी, क्योंकि वह हमेशा ही यही प्रार्थना करती है ना भगवान से कि भगवान बहुत अच्छे हैं और उनकी पूजा करती रहती है, तो मैंने सोचा उनके पास पहुंचा दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट बार दादी से मिलने के लिए कौन गया था तुम? तो वहां पर जितने भी फिंगरप्रिंट या जो भी कुछ है उसमें तुम्हारा निशान है। अब तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसी कैसी बातें कर रही हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि दादी पूजा करने के बाद अक्सर एक गिलास पानी पीना पसंद करती है, तो बस उसी पानी में मैं जहर मिला दिया है। अब दादी ने पानी पी भी लिया होगा और वो भगवान के पास पहुंचने ही वाली होगी, आई थिंक रास्ते में ही होगी। और मरने से पहले आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें भी सारा सच इसलिए बता रही हूं ताकि तुम सस्पेंस में ना मारो, अब तुम्हारा भी करने का समय आ गया है। सो गुड बाय डार्लिंग, हैव अ नाइस जर्नी फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इतना कहने के बाद त्रिशा अपनी गन को आयशा की तरफ पॉइंट कर देती है और उसमें एक गोली चल देती है, लेकिन वह गोली आयशा को लगती है उससे पहले ही कोई वहां पर आकर आयशा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। और जो गोली आयशा को लगने वाली थी वह आयशा को न लगकर उसे इंसान को लग जाती है जो कि उसे बचाने के लिए यहां पर आया था। CH10 दुख भरी दास्तान। अब तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसी कैसी बातें कर रही हूं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि दादी पूजा करने के बाद अक्सर एक गिलास पानी पीना पसंद करती है, तो बस उसी पानी में मैं जहर मिला दिया है। अब दादी ने पानी पी भी लिया होगा और वो भगवान के पास पहुंचने ही वाली होगी, आई थिंक रास्ते में ही होगी। और मरने से पहले आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें भी सारा सच इसलिए बता रही हूं ताकि तुम सस्पेंस में ना मारो, अब तुम्हारा भी करने का समय आ गया है। सो गुड बाय डार्लिंग, हैव अ नाइस जर्नी फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इतना कहने के बाद त्रिशा अपनी गन को आयशा की तरफ पॉइंट कर देती है और उसमें एक गोली चल देती है, लेकिन वह गोली आयशा को लगती है उससे पहले ही कोई वहां पर आकर आयशा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। और जो गोली आयशा को लगने वाली थी वह आयशा को न लगकर उसे इंसान को लग जाती है जो कि उसे बचाने के लिए यहां पर आया था। जब आयशा उसे इंसान का चेहरा देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि उसे बचाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि चिराग था। चिराग के दिल के बहुत नजदीक वो गोली लगी थी जिसके चलते उसका जीवित रहना तो नामुमकिन था। उसके दिल से खून निकल रहा था और दर्द से तड़पता हुआ वो जमीन पर पड़ा हुआ था। आयशा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चिराग एक अनाथ लड़का था और उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त था। जब वो दिशा के साथ यहाँ पर आ रही थी तब उसने चिराग को खुशी से नाचते हुए देखा था। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि चिराग की असली माँ बाप का पता चल गया है और वो उनसे ही मिलने के लिए जाने वाला था। एक मिनट, अगर वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाने वाला था तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था? आयशा को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से चिराग के सामने बैठी है और उसका सर अपने गोद में लेते हुए कहती है, चिराग, चिराग उठो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी मम्मी पापा के घर पर जाने वाले थे ना, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? ये सब कहते वक्त आयशा की आंखें कब नम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। उसे इस वक्त अपने आप से ही जिन हो रही थी, ये सोच सोच कर कि जिस इंसान से वह सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी आज उसने ही उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। चिराग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं वहां से जाने ही वाला था लेकिन मैंने आपको इसके साथ जाते हुए देख लिया था। मैं आपसे हमेशा से ही खताया था कि आपको इस लड़की से दूर रहना चाहिए, पर आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद आयशा को और भी ज्यादा बुरा लगता है।
वही साइड में खड़ी हुई त्रिशा ये सब देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट महसूस कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जल्दी से चलते हुए आयशा की तरफ जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे चिराग से दूर करती है और धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो एक गोली सीधा चिराग के सर में मार देती है, जिससे चिराग की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसके चलते चिराग के खून के कुछ बंदे आयशा के चेहरे पर भी पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद त्रिशा गुस्से से आयशा की तरफ मोड़ते हुए कहती है, आज तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, आज तेरा मारना तय है। ये कहने के बाद त्रिशा एक बार फिर से आयशा की तरफ आती है और उसे जोर से लात मारते हुए अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। वो एक बार फिर से आयशा को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एकांश आ जाता है। लेकिन एकांश उसके पास पहुंच पाता या फिर कुछ कर पाता उससे पहले ही त्रिशा के गुंडों ने उसे गोलियों से छन्नी दिया था। एकांश की मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से हुई थी, वह भी आयशा के सामने। उन दोनों की मौत की वजह से आयशा तो पूरी तरह से सदमे में ही चली जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी अपनी जान से प्यारी दोस्त, जिसके लिए उसने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था, वही आज उसके जान के दुश्मन बनी बैठी थी और उसे मारना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, उसका अपना पति अर्जुन, जिसके जिगरी दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसके भेजे हुए बॉडीगार्ड ने भी उसे बचाते बचाते अपनी जान दे दी। आयशा पूरी तरह से सदमे में थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही त्रिशा और भी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा है और वह आराम से आयशा को जान से मार देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 2 बार उसने आयशा को मारने की कोशिश की और दोनों ही बार कोई ना कोई उसे बचाने के लिए आखिरकार आ ही गया था। त्रिशा इस बार गुस्से से कांप रही थी और वो जोर से चिल्लाते हुए आयशा की तरफ देखती है और कहती है, अब तुझे मुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब तो ना ही तेरा बॉडीगार्ड जिंदा है और ना ही तेरा ये प्यार देवरा। ये कहने के बाद वह आयशा के सर पर एक बार फिर से बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाली होती है कि उससे पहले ही उसे पीछे से किसी के रोकने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद त्रिशा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो गुस्से से पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर उसे अपना लॉय दिखाई देता है। वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों रोक रहे हो बार बार मुझे? आज से मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज इसको मारना ही होगा। उसकी इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद वकील भी थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए कहता है, मैडम मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अगर आप इसे अभी मार देते हो तो आपको उनकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनने के बाद त्रिशा बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूमते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? कल ही मैंने इसे प्रॉपर्टी के पेपर से साइन करवाए हैं और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ अब मेरे नाम हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो? वकील अपनी घबराई हुई थी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं मैडम, यही सच है। आयशा मैडम के पिता ने उनके नाम सारी प्रॉपर्टी करती है, लेकिन उन्हें वह तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह 25 साल की नहीं हो जाती है। अगर इस बीच उन्हें कुछ होता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट में चली जाएगी, जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वक्त आयशा मैडम की उम्र 23 साल की है। अगर आपको इनकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो इन्हें जिंदा रखना होगा। कम से कम ये 25 साल की नहीं हो जाती है तब तक। वकील की बातें सुनने के बाद त्रिशा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान आती है और वह अपने आदमी की तरफ जाती है जहां पर उसे गुंडे के पास एक हंटर था। त्रिशा वहां पर जाकर उसे गुंडे से उसका हंटर छीनकर आयशा की तरफ आ जाती है और इस हंटर से वह आयशा को करने लगती है, जिससे आयशा की चीज उसे सुनसान जगह पर घूमने लगती है। बहुत देर तक उसकी पिटाई लगाने के बाद त्रिशा आयशा के बालों को पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए एक कर की तरफ लेकर जाती है और उसे कर में धक्का देकर उसे डाल देती है और फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकती तो आई थिंक यह एक अच्छा आइडिया है। 2 सालों तक तुम्हें यही नरक की जिंदगी जीनी होगी और जब भी मेरा मन करेगा तब तक मैं तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है? एकांश और चिराग की मौत के बाद आयशा पूरी तरह से सदमे में चली गई थी और उसके बाद त्रिशा ने जो उसके साथ किया था उसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंखें खुली थी तब वह उसे खंडहर जैसी जगह में थी जहां पर उसे जंजीरों से बंधा हुआ था। अरे भाभी, आप वहां क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ ना, चलिए साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आयशा जो कि सीडीओ पर खड़ी हुई चिराग की तरफ देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, अचानक से चिराग के बुलाने से वो अपने प्रेजेंट में वापस आती है।
कुछ चिराग की तरफ एक नजर देखी है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो तुरंत ही छुपा लेती है और मुस्कुराते हुए चिराग की तरफ देखती है और कहती है, हाँ भैया मैं आ रही हूँ। ये कहने के बाद वो जल्दी से चिराग के पास जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, भैया क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? चिराग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ पूछिए ना भाभी, क्या पूछना है आपको? वो मैं ये पूछना चाहती थी। कहते कहते आयशा रुक जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे चिराग फैमिली के बारे में पूछना चाहिए या नहीं। उसे इस तरह से नर्वस देखकर चिराग मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा है और कहता है, अरे भाभी आपने मुझे अपना भाई कहा है, अब आप इस तरह से हिचकिचा क्यों रही हो? पूछिए ना क्या पूछना है आपको। आयशा अपनी बात को पलटते हुए कहती है, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका उसे खड़ूस भाई की पसंद क्या है? मतलब उसे खाने में क्या पसंद है? आप उनके बचपन के दोस्त हो तो आपको तो पता ही होगा। चिराग जब आयशा की बात सुनता है तो उसे काफी अच्छा लगता है कि आयशा अर्जुन के बारे में इतना सोच रही है। इसका मतलब साफ था कि वह अपने और अर्जुन के रिश्ते को पूरी तरह से अपना चुकी है। चिराग मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ दे देख है और कहता है, उससे उसे हेल्दी चीज खाना पसंद है, जैसे कि सलाद, दलिया दलिया या ऐसी कोई भी चीज जो कि उसकी प्रोटीन को एनहेंस करती हो, वह सारी चीज वह खा लेगा आराम से। आयशा हैरानी से चिराग की बातें सुनते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को वह सारी चीज पसंद है जो कि बीमार लोग कहते हैं। उसका इतना अच्छा डिस्क्रिमिनेशन देखकर तो चिराग की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहता है, भाभी आज पहली बार आपने बिल्कुल सही बात कही है, और उसके साथ रहते रहते मुझे भी वो उबला हुआ मरीज वाला खाना खाना पड़ता है। क्या करूं भाभी, में मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है उसके चक्कर में, और मैं कुछ कहता हूं तो मेरी सुनता भी नहीं है। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर आयशा को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आयशा को रोजाना इस तरह का खाना खाना पड़ता तो वह तो बहुत पहले ही स्वर्ग सुधार गई होती। वो दोनों देवर भाभी अपने अपने दुख रो रहे थे, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि कोई जो अपनी ठंडी और गुस्सैल नजरों से उन दोनों को ही घर कर देख रहा था। टू बी कंटिन्यू आर्स नॉवल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी। सब्सक्राइब टू माई चैनल।